गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मंडे वाली गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सभी का स्वागत है। आ जाओ, आ जाओ, शुरू करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। कहाँ तक हमने पढ़ लिया? हम बाउंडेड पढ़ रहे थे, ऊपर से बंधा हुआ, नीचे से बंधा हुआ, अनुक्रम। अब हम इसके उच्चक और निम्नक पे चलेंगे। उच्चक और निम्नक पे, उच्चक और निम्नक पे। परिभाषाओं को पकड़ के रखिएगा, परिभाषाओं के इर्द गिर्द ही रहिएगा। ये जो चीज है, जो चीज सही या गलत है, उसका फैसला ना आप करते हैं ना मैं करता हूँ, फैसला करती है परिभाषा। बहुत इंपॉर्टेंट। हर सिस्टम का एक रूल होता है। सिस्टम जो है ना, वो रूल से चलता है। आप चाहे मुकेश अंबानी अपने बिजनेस को नहीं चलाता। मुकेश अंबानी अपने बिजनेस को ऊपर टॉप मोस्ट पे बैठा होगा वो, लेकिन उसने नियम बना के दिए हुए हैं कि भाई जो शॉप चल रही है, छोटे से छोटे लेवल पे भी जो दुकान चल रही है, वो इस तरीके से इन नियमों के अंतर्गत चलेगी। तो यही होता है कि जब कोई चीज बड़ी होती है तो उसे व्यक्ति विशेष नहीं चलाता, उसे नियम चलाते हैं। उसे व्यक्ति विशेष नहीं चलाता, उसे नियम चलाते हैं। ये बहुत कॉमन चीज है। आप कोई भी चीज को बड़ा कर दीजिए, किसी भी चीज को आप बड़ा कर दीजिए, बड़ा करते ही वो अपने आप एक नियमों में ढल जाएगा। एक शादी का प्रोग्राम होता है, शादी का प्रोग्राम होता है, इसमें आप एक कार्ड छपवाते हैं, इनविटेशन कार्ड। वो सिर्फ कार्ड नहीं है, वो एक प्रोग्राम है, एक नियमावली है कि भाई इतनी इतनी तारीख को ये प्रोग्राम होने वाला है। क्यों हुआ? अब सोचिए, अगर आप कार्ड ना छपाए, आपको लगता है कि कार्ड सिर्फ इनविटेशन का रास्ता है। नहीं, वो इनविटेशन नहीं है, वो पूरे प्रोग्राम की व्यवस्था है कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। और सब लोगों को पता भी चल जाता है कि अब उन्हें क्या करना है। अब पहले क्या करना है, बाद में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो सब उस नियम के अंतर्गत काम करने लग जाते हैं। तो नियमों का महत्व बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। क्रिकेट को देख लीजिए आप। आईसीआईसीआई जो है वो हर दिन बैठ के क्रिकेट को थोड़ी संभालती है, वो नियम बनाती है, बाकी खिलाड़ी अपने आप खेलते हैं। हाँ, अंपायर बनाए हुए हैं उसको देखने के लिए, संभालने के लिए, वो सब कुछ किया हुआ है। लेकिन सिस्टम जो है वो सबसे कमाल की चीज है। सबसे कमाल की चीज है वो है सिस्टम के अंदर आप जो सिस्टम को पहले सिस्टम बिल्ड करते हैं, फिर उसके अंदर आप नियम डाल देते हैं कि भैया ये नियम है, इस नियम से ये सिस्टम रन करेगा। चाहे किसी लोकतंत्र को देख लीजिए। अच्छा, लोकतंत्र की बात क्यों करें, हम किसी राजतंत्र की बात कर लो। राजतंत्र में भी नियम बनाने पड़ते हैं। इससे पहले जब राजा हुआ करते थे, थोड़ी ऐसा था कि राजा हर बात राजा जी से पूछते थे कि बताओ राजा जी ये क्या करना है, क्या करना है, नहीं है। तो राजा ने भी, जो राजा भी अगर राज कर रहा है तो वो भी नियम बना के छोड़ता है, कि नियम बना के छोड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर राजतंत्र भी है, ऊपर प्रधानमंत्री नहीं भी है, राष्ट्रपति नहीं भी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं भी है, तो भी आप यही देखेंगे कि वहां पे भी आपको नियम ही मिलेंगे। कि दुनिया नियमों से चलती है। यही ईश्वर के लिए कहा जाता है कि ईश्वर ने भी प्रकृति के नियम सेट कर दिए और फिर प्रकृति अपने नियमों से अपने आप ही रन कर रही है। आप नियमों के भीतर भीतर काम करेंगे, उसमें अपने आप ही दोनों व्यवस्थाएं हैं। अगर आप कहीं से गलत करेंगे तो उसके बदले आपको नुकसान मिलेगा, आप अच्छा करेंगे उसके बदले आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप मान लीजिए कहीं से छलांग लगा देते हैं तो आपकी टांग टूटेगी, सीधी सी बात है। उसमें अच्छा और बुरा दोनों सिस्टम में सेट कर दिया, अच्छा और बुरा दोनों सिस्टम में सेट कर दिया। अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या गलत है क्या सही है। सही और गलत का हाथों हाथ ही आपका हिसाब किताब होकर आपको क्लियर हो जाता है, जिसे सही गलत जल्दी से पहचाना जा सकता है। तो ये सिस्टम होता है। तो सही कौन गलत कौन, जो नियम बताता है। नियम बताएगा सही क्या है गलत क्या है, ठीक है ना। तो नियमों से बाहर मत निकलिएगा, परिभाषाओं से बाहर मत निकलिएगा, परिभाषाओं के साथ साथ में रहिएगा, ठीक है। आ जाओ, अब हम उच्चक और निम्नक की परिभाषा पढ़ेंगे किसी अनुक्रम के लिए। अगर कोई अनुक्रम है तो उसका उच्चक और उसका निम्नक कैसे परिभाषित होगा, उसके बारे में। तो सबसे पहले लीस्ट अपर बाउंड, जिसको आप LUB कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड का सबसे छोटा अवयव मतलब उच्चक, सुप्रमम। तो हम सुप्रमम को परिभाषित करने जा रहे हैं। परिभाषा वही है, ऐसा नहीं है कि हमने पहले जो रियल नंबर में पढ़ी थी वो परिभाषा अलग है।
परिभाषा दोनों ही एक है, बस थोड़ा सा अंतर जरूर मिलेगा। यहाँ पे ये परिभाषा अनुक्रम के लिए, ये परिभाषा अनुक्रम के लिए है। यहाँ पे क्रम है, आपको क्रम दिखेगा क्योंकि आपके अवयव क्रम से चलते हैं ना, A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे आपके अवयवों में क्रम है। ये पहला अवयव नंबरिंग है, सबके पास अपना एक नंबर है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, हर किसी के पास अपना एक समुच्चय में और अनुक्रम में। अनुक्रम भी एक समुच्चय होता है, पहले रिपीट कर देता हूँ, अनुक्रम भी एक समुच्चय होता है, लेकिन अनुक्रम समुच्चय से थोड़ा सा और अच्छा होता है क्योंकि उसके पास नंबरिंग होती है, उसके पास नंबरिंग होती है। जैसे एक मेला होता है, मेले में भी लोग होते हैं और क्लासरूम में भी स्टूडेंट होते हैं, दोनों में क्या फर्क है? मेले में भी लोग होते हैं, मेले में भी लोग होते हैं, स्कूल में भी बच्चे होते हैं, स्कूल में भी लोग, मान लो जो बच्चे हैं, मेले में बच्चे के एग्जाम्पल ले लें तो मेले में भी बच्चे होते हैं, स्कूल में भी बच्चे होते हैं, दोनों में क्या फर्क है? जो मेले में जो बच्चे हैं उनका कोई नंबर नहीं है, उनकी कोई क्रम नहीं है, लेकिन जो आपका स्कूल में बच्चा है उसकी नंबरिंग है, उसका SR नंबर है कि आपका जो SR रजिस्टर है उसमें ये बच्चा इस नंबर पे है, ये बच्चा इस नंबर पे है, ये बच्चा इस नंबर पे, ये बच्चा, हर बच्चे का एक SR नंबर होगा जो स्कूल में पढ़ता होगा, उसका एक सीरियल नंबर होगा। लेकिन मेले में किसी का भी सीरियल नंबर नहीं है। क्या समुच्चय स्कूल नहीं है? बिल्कुल, स्कूल भी एक समुच्चय है, मेला भी एक समुच्चय है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? बस दोनों में फर्क है अनुक्रम का, एक के पास क्रम है और एक के पास क्रम नहीं है, लेकिन है दोनों के दोनों ही समुच्चय। वो भी समुच्चय है, स्कूल वाला भी, और जो मेले में बच्चे बैठे वो भी समुच्चय, दोनों ही समुच्चय, बस दोनों के फर्क है क्रम का, उसमें पास क्रम है, इनके पास क्रम नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे नहीं कि अनुक्रम कोई समुच्चय नहीं होता, अनुक्रम भी एक समुच्चय ही बनाता है, A1 A2 A3 एक समुच्चय है। ठीक है, तो आ जाओ वापस से बात करते हैं। तो अनुक्रम उच्चक का क्या होता था कि आप अपना अनुक्रम जो भी A1 A2 A3 जो है, वो जो समुच्चय बन रहा है उस समुच्चय का अपर बाउंड निकाल लो। A1 A2 A3 A4 ये जो आपका अनुक्रम है उसका अपर बाउंड निकाल लो। अपर बाउंड क्या होता है? वो आपने रियल नंबर में पढ़ा हुआ है। अपर बाउंड मतलब उन सबसे बड़े अवयव, आपके जितना भी सीक्वेंस है, आपके सीक्वेंस से सभी बड़े अवयव जो आपके सीक्वेंस से बड़े हैं, वो सारे रियल नंबर जो आपके सीक्वेंस से, आपके अनुक्रम के हर अवयव से बड़े हैं या बराबर है, उन सबको इकट्ठा कर लो और उनका नाम हो जाएगा अपर बाउंड। और अपर बाउंड में से जो सबसे छोटा है वो निकाल लो, अपर बाउंड में सबसे छोटा है वो निकाल लो, वो आपका उच्चक हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा में आ जाए, ए रियल नंबर एक वास्तविक संख्या u जिससे आप लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं, उसमें दो खास बात होती है। नंबर एक, वो आपके अनुक्रम के हर पद से बड़ा या बराबर होता है, यानी अनुक्रम का कोई भी पद, अनुक्रम का कोई भी पद आपके उच्चक से बड़ा नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा उच्चक के बराबर हो सकता है, उच्चक से कम रह सकता है, लेकिन उच्चक से ऊपर नहीं होता। नंबर दो, अगर आपने उच्चक में जो u है उसमें से अगर एक भी संख्या को घटाया, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न है, उच्चक एकदम किनारे पे होता है, उच्चक एकदम किनारे पे होता है। उच्चक और निम्नक की अधिक जानकारी के लिए आपको रियल नंबर सिस्टम में जो पढ़ाया था, इससे पहले वाले जो लेक्चर हुए थे उसमें जाके जरूर पढ़िएगा कि वहाँ, क्योंकि वहाँ डिटेल से हमने इस पर बात की हुई है। अब यहाँ पे वही बातें करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो उच्चक और निम्नक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, वहाँ पूरा 1-1.5 लेक्चर इस बात पे खर्च किया हुआ है, तो वो वहाँ का फायदा उठाइएगा ताकि यहाँ समय बच जाए। तो आपका जो अपर बाउंड होता है, जो आपका अनुक्रम चल रहा है, जो समुच्चय है आपका, जिसे अनुक्रम कह रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी रियल लाइन होगी, ये आपका अनुक्रम मान लो, ये आपका A1 है। सपोज करो यहाँ A2 आ गया, A2 का मान कम है, A3 का मान ज़्यादा है, A4 का मान ज़्यादा है, A5 का मान ज़्यादा है, फिर A6 मान लो कम हो गया, A6 का मान कम है, A7 ज़्यादा है, A8 कम है, और A9 ज़्यादा है, A10 कम है। इस तरीके से डैश 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 ये आपका सीक्वेंस बन गया। अब ये जो आपका सीक्वेंस बना है, ये जो, और मान लो यहाँ से यहाँ तक आपका सीक्वेंस है, ठीक है। अब आपका जो सीक्वेंस है उसमें वो सारे नंबर अपर बाउंड कहलाएंगे जो आपके सीक्वेंस के हर अवयव से, चाहे वो A1 हो, चाहे वो A2 हो, चाहे वो A3 हो, चाहे वो A4 हो, हर अवयव से बड़े हो या बराबर हो। मतलब कहना ये चाहते हैं, सीक्वेंस का कोई भी पद उस नंबर से बड़ा ना हो, वो अपर बाउंड कहलाता है, वो अपर बाउंड कहलाता है। जैसे अब ये हो गया आपका अपर बाउंड, और इसके बाद में आने वाली हर संख्या अपर बाउंड हो जाएगी। ये सब अपर बाउंड है, ये सारे नंबर अपर बाउंड है। इस नंबर के बाद ये सब के सब, ये जो समुच्चय है इसको अपर बाउंड कहा जाता है, ऊपरी परिबद्ध कहा जाता है, ऊपरी परिबंध।
यहाँ पे जो भी अवयव है इस, और इसको जो मैंने बनाया है पिंक वाले में, इसमें जो भी अवयव है ये सब के सब अपर बाउंड है। यह सब के सब अपर बाउंड है, जितने भी हैं सब अपर बाउंड है, क्योंकि ये सब के सब अवयव कौन है, जो आपके समुच्चय के, जो A1 A2 A3 अनुक्रम जो है, उस अनुक्रम से ये सब बड़े हैं। इनमें से कोई भी, इन पिंक वालों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे आपका समुच्चय का कोई भी अवयव बड़ा हो। आपका पूरा समुच्चय, आपका पूरा अनुक्रम इनसे हमेशा छोटा है, हमेशा। आपके अनुक्रम का कोई भी बिंदु इनको पार नहीं करेगा। तो अपर बाउंड कौन होता है? अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध, वह समुच्चय होता है जिसका कोई भी अवयव आप ले लो, इसका कोई भी अवयव, मान लो मैंने एल ले लिया, इसका मैं एल लूंगा, तो इस समुच्चय का हर एल मेरे अनुक्रम के हर अवयव से बड़ा होगा, चाहे मैं एन का मान कोई भी क्यों ना लूं। मेरे अनुक्रम का कोई भी बिंदु ले लूं, मेरे अनुक्रम का मैं कोई भी बिंदु ले लूं, वो हमेशा एल से छोटे ही होंगे या बराबर हो सकते हैं, लेकिन एल से बड़े नहीं होंगे। फिर जो अपर बाउंड होता है, इसमें से सबसे छोटा अवयव चुना जाता है ऊपरी परिबंध में से, जो अपर बाउंड है उसका सबसे छोटा अवयव, सबसे छोटा, छोटा अवयव यानी न्यूनतम अवयव, लोवेस्ट एलिमेंट, वो चुना जाता है, उसी का नाम होता है सुप्रीमम। तो इस सीक्वेंस का सुप्रीमम ये है, ठीक है। और फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर आपको उच्चक निम्नक के आइडिया को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो फिर आप रियल नंबर सिस्टम जो पढ़ाया हुआ है इसे जस्ट पहले, उसमें जाइए और वहां जाके उच्चक निम्नक को पूरा आत्मसात करके फिर आइए, क्योंकि इसके लिए रियल नंबर चाहिए होंगे आपको। जब तक आप रियल नंबर नहीं समझते, इसीलिए मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज से पहले रियल नंबर पढ़ाया था, क्योंकि जब तक आप रियल नंबरों की बनावट को नहीं समझेंगे, तब तक आप कभी भी उच्चक और निम्नक की धारणा को पकड़ नहीं पाएंगे। कि अपर बाउंड में बार बार अपर बाउंड बोल रहा हूँ, एक्चुअली अपर बाउंड कितना गहरा होता है, कितना बड़ा होता है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको पहले रियल नंबर की ये बनावट समझ में आएगी, उसके क्रम को समझ पाओगे, तो ही वो चीजें आत्मसात होगी। तो इसलिए जरूरी था, इसलिए रियल नंबर वाला जो था वो जरूरी था, इसलिए पहले रियल नंबर स्टार्ट किया, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट किया, ताकि वो चीज आपको यहाँ कनेक्ट हो जाए। अब आपको पता हो परिमेय कैसे होते हैं, अपरिमेय नंबर कैसे होते हैं, एक रियल लाइन पे परिमेय और अपरिमेय कैसे रहते हैं, फिर अपर बाउंड कैसे बनता है, उच्चक जो है वो कितना नजदीक होता है, किसी समुच्चय के उच्चक कितना नजदीक होता है। अब ये दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन आपको तभी समझ में आएगी जब आपको उच्चक की नजदीकता समझ में आएगी, कि आपके समुच्चय के उच्चक कितना नजदीक होता है। उच्चक इतना नजदीक होता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी उच्चक में से थोड़ा सा भी कम कर दिया, थोड़ा सा भी उच्चक में से थोड़ा सा भी कम कर दिया, तो आपका अनुक्रम का कोई ना कोई अवयव उससे आगे निकल जाएगा। इतना कॉर्नर पे, वो एकदम लास्ट कॉर्नर पे खड़ा है, उसमें से कुछ भी घटाया, थोड़ा सा भी कम किया, तो आपका समुच्चय उसको पार कर जाएगा। वो लास्ट बॉर्डर है, वो एकदम लास्ट बॉर्डर है। उच्चक जो होता है वो आपके समुच्चय का अंतिम बॉर्डर होता है, बस एकदम किनारे पे है। अगर उच्चक में से कुछ भी कम किया तो समुच्चय पार निकल जाएगा, है ना। ये है उच्चक की परिभाषा, सुप्रीमम। हाँ, लेकिन उच्चक के लिए जरूरी बात याद है, उच्चक के लिए ऊपर से बंधा हुआ होना जरूरी है। अगर कोई अपर बाउंड नहीं है, कोई अनुक्रम अपर बाउंड नहीं है, मतलब उसका बंधा हुआ नहीं है, वो ऊपर से परिबद्ध नहीं है, तो उच्चक हो ही नहीं सकता। क्योंकि समुच्चय ऊपर से बंधा हुआ नहीं है, तो हमारे वास्तविक संख्याओं का पूर्णता विग्रहित ये कहता है कि अगर कोई समुच्चय ऊपर से बंधा हुआ है तो ही उसका उच्चक होगा, ऊपर से बंधे हुए समुच्चय का ही उच्चक होगा। हर ऊपर से बंधे हुए समुच्चय का उच्चक होगा, लेकिन ऊपर से बंधा हुआ होना चाहिए। तो पहले ये देखना जरूरी है कि आपका समुच्चय ऊपर से बंधा हुआ है या नहीं है, अपर साइड से बंधा हुआ है या नहीं बंधा हुआ। तो ऊपर से बंधा हुआ है तो उसका उच्चक होगा, नीचे से बंधा हुआ है तो निम्नक होगा, दोनों से बंधा हुआ है तो उच्चक और निम्नक दोनों होंगे। यही सेम परिभाषा आपकी निम्नक के लिए आ जाएगी। निम्नक में आपको लोअर बाउंड निकालना होगा, नीचे की तरफ निम्न परिबद्ध, वो सारे अवयव निकालने होंगे जो आपके समुच्चय के से बड़े हैं, आपके अनुक्रम जिनसे बड़ा है। जिन जिन अवयवों से आपका अनुक्रम बड़ा है वो सारे निकाल लो, वो आपका लोअर बाउंड हो गया। और उस लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा है वो आपका निम्नक है, जो सबसे बड़ा है वो आपका निम्नक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, अधिकतम, किस में से? निम्न परिबद्ध में से। और ये निम्न परिबद्ध क्या होता है? आपके अनुक्रम के
सारे अवयवों से छोटा समुच्चय, वह समुच्चय जिसका हर अवयव, वह समुच्चय जिसका हर अवयव आपके सीक्वेंस से छोटा होता है। आपका पूरा सीक्वेंस उससे बड़ा होगा, सीक्वेंस का कोई भी अवयव उससे छोटा नहीं होगा। आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस उससे बड़ा ही रहेगा। ये मान लो आपका सीक्वेंस है, तो ये आपका लोअर बाउंड हो गया, यहां से लेकर ये देख सकते हो कि ये जो पिंक वाला है, आपके ब्लू वाले सारे डॉट इस पिंक वालों से बड़े हैं या बराबर है, छोटा कोई भी नहीं है। कोई भी ब्लू वाला इनसे छोटा नहीं है, ये बड़े हैं, बराबर है, छोटा कोई नहीं है। तो ये जो लोअर बाउंड होता है, इस लोअर बाउंड के अंदर, इस लोअर बाउंड के अंदर जो सबसे मैक्सिमम है वो हम निकालते हैं, मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट, बड़े से बड़ा। वही, इसी का नाम निम्नक होता है, इन्फिमम होता है। और ये भी इतने किनारे पे होता है, बस निम्नक नीचे से इतने नीचे से होता है, वो नीचे से एकदम किनारे पे होता है, समुच्चय का एकदम किनारा होता है। जो एकदम किनारा वर्ड है वो निम्नक का यूज होता है, आपके समुच्चय का एकदम किनारा, जहां आपके आपका समुच्चय खत्म होता है, जहां आपका समुच्चय खत्म होता है उसका। क्योंकि ये सरल परिभाषा, बाकी जो उच्चक निम्नक की परिभाषा है वो है एक सिंपल परिभाषा। अगर आप देना चाहें और सोचिए यहाँ से कि निम्नक क्या होता है, निम्नक होता है आपके समुच्चय का एकदम आखिरी किनारा, और उच्चक होता है आपका आगे का आखिरी किनारा, आगे का आखिरी किनारा, और ये पीछे का आखिरी किनारा, आखिरी किनारा, मतलब वो एकदम किनारे पे, बॉर्डर पे। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया तो आपका समुच्चय उससे आगे निकल जाएगा। मतलब अगर आपने निम्नक, ये देखो ये लास्ट वाला है, अगर मैंने निम्नक में कुछ भी घटा दिया, कुछ जोड़ दिया, तो जोड़ते ही आगे आ जाएगा, जोड़ते ही आगे आ जाएगा। अगर मैंने कुछ भी जोड़ा तो ये आगे आ जाएगा, और आगे आ गया तो एक पॉइंट पीछे चला जाएगा, मतलब समुच्चय चला जाएगा। यही बात सेकंड लाइन कहती है कि निम्नक इतना संवेदनशील होता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी जोड़ा तो आपका समुच्चय उससे पीछे चला जाएगा। कुछ भी, एक अवयवी जाए पीछे, एक पीछे चला जाएगा, क्योंकि वो किनारा है, बॉर्डर है, बॉर्डर है वो बॉर्डर है। अगर हम बॉर्डर को खिसका के थोड़ा सा भी इधर कर दें, इंडिया की तरफ कर दें, तो थोड़ी सी तो इंडिया की जमीन पाकिस्तान की तरफ चली जाएगी ना, थोड़ी जमीन बाहर चली जाएगी। अगर बॉर्डर जो भी लगा पड़ा है, किसी भी देश का बॉर्डर देख लो, कंट्री ए और कंट्री बी का बॉर्डर है ये, अगर हम बॉर्डर को थोड़ा सा भी खिसका दें, थोड़ा सा भी खिसका दें, क्योंकि बॉर्डर है, बॉर्डर होने का मतलब है इसने तय किया हुआ है कि यहां तक ए है और फिर बी शुरू हो जाएगा। तो अगर बॉर्डर को खिसका के, अगर इस लाइन को, इस बॉर्डर लाइन को खिसका के हम यहां कर दें, तो इसकी थोड़ी जमीन उधर चली गई ना। ए जो कंट्री है, ए कंट्री की जमीन उस देश में चली गई, या नहीं, क्योंकि वो बॉर्डर था, वो पहले से बॉर्डर था। तो अगर उस बॉर्डर को थोड़ा भी खिसकाएंगे आप, तो एक को नुकसान होना ही होना है, एक की जमीन दूसरे के हिस्से में चली जाएगी, क्योंकि वो बॉर्डर है। अब वो जहां पड़ा है बस पड़े रहने दो, जितना पड़ा है तब तक तो वो ठीक है, तब तक ए का जमीन ए के पास है, बी की जमीन बी के पास है। अगर बॉर्डर खिसका तो फिर यही होगा, कुछ पॉइंट्स परे चले जाएंगे। तो इसीलिए कहा था उच्च और निम्नक एकदम किनारे होते हैं। अब इसको खिसकाओगे तो आपके पॉइंट, उच्च को खिसकाओगे तो पॉइंट आगे चले जाएंगे, निम्न को खिसकाओगे तो पॉइंट पीछे रह जाएंगे, है ना। समझ रहे हो बात को, कहानी समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, आ जाओ, चलो ट्राई करते हैं, ये किसको ट्राई करते हैं।
ये मान लो हम एक सीक्वेंस, 2 सीक्वेंस लेते हैं, ये 2 सीक्वेंस है, थोड़े पॉइंट्स, ये देखो ये 2 सीक्वेंस है। ये देखो, अब इस सीक्वेंस का अगर हम निम्नक और उच्चक देखें तो ये कहाँ तक जा रहा है, वो अगर हम देखें कि उच्चक और निम्नक इसका क्या है, कहाँ तक जा रहा है, इसका अपर बाउंड क्या बनेगा, इसका लोअर बाउंड क्या बनेगा। अब ये देखो, ये आपका उच्चक और निम्नक जो है ये कहाँ तक जा रहा है, ये आखिरी जो सीमाएं होती है वो उच्चक और निम्नक होती है, जो आपका समुच्चय जहां फाइनली जाता है कि भाई ये सीक्वेंस है, ये यहां तक जा सकता है, बस वो जो लास्ट है लेफ्ट में जहां तक जा सकता है वो निम्नक होता है, राइट में जहां तक जा सकता है वो उच्चक होता है। उच्चक से लेकर आगे आगे अपर बाउंड कहलाता है, निम्नक से लेकर नीचे नीचे तक लोअर बाउंड कहलाता है। फिर वो लोअर बाउंड है, जैसे इस केस के अंदर आपका लोअर बाउंड और अपर बाउंड। ये देखो, ये आपका लोअर बाउंड, ये जो ब्लैक वाला है वो है अपर बाउंड। अब इस पॉइंट के बाद में ये सब अपर बाउंड है और इस पॉइंट से पहले पहले ये सब लोअर बाउंड है। अब आप देखो, आपको लोअर बाउंड अपर बाउंड है, आपका समुच्चय का कोई भी बिंदु अपर बाउंड में नहीं होना चाहिए, अपर बाउंड तक लास्ट खत्म हो जाना चाहिए, अपर बाउंड तक खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन कोई भी इसको पार ना कर जाए, इसके बराबर चला जाए अलाउड है, पार करना अलाउड नहीं है। अपर बाउंड होने का मतलब है कोई भी अनुक्रम, ये अनंत बिंदु है, अनंत 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 अनंत, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 डैश 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 अनंत है, इनमें से कोई भी आपके अपर बाउंड को, अपर बाउंड की जो सीमा है, और ये उच्चक है, इसे उच्चक कहते हैं, ये लास्ट बॉर्डर होता है, ये अपर बाउंड में सबसे लास्ट होता है और आपके समुच्चय में सबसे लास्ट होता है, आगे की तरफ सबसे लास्ट होता है। आपका जो समुच्चय होता है, जो अनुक्रम होता है, उसका सबसे लास्ट होता है, आगे की तरफ सबसे लास्ट होता है, और अपर बाउंड का सबसे छोटा होता है, अपर बाउंड का सबसे छोटा होता है, और आपके अनुक्रम का सबसे बड़ा होता है। ऐसे इसमें आ जाओ, यहां देखो लोअर बाउंड, ये सब जो है ये लोअर बाउंड है। अब लोअर बाउंड में ये जो है ये निम्नक है, ये निम्नक है, ये आपका सबसे बड़ा है। इसमें देखो, क्योंकि इधर बढ़ते हैं आप, रियल लाइन में आप इस तरफ जैसे ही चलेंगे बड़ा 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 होता जाएगा, तो यहां से ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, लोअर बाउंड का सबसे बड़ा है, और आपके समुच्चय का सबसे छोटा है, आपके समुच्चय का सबसे छोटा अवयव है, क्योंकि समुच्चय में सबसे लास्ट में ये है, तो समुच्चय का तो सबसे छोटा है, लेकिन लोअर बाउंड का सबसे बड़ा है, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं, लोअर बाउंड का सबसे बड़ा सदस्य। ये जो ऑरेंज वाला है, सॉरी बैंगनी कलर, वॉयलेट कलर है, इसमें ये सबसे बड़ा है। आप पूरे वॉयलेट कलर इस लाइन को देख लो, इस लाइन के अंदर ये सबसे आगे है, मतलब सबसे बड़ा है, तो लोअर बाउंड का सबसे बड़ा है और अपर बाउंड का ये सबसे छोटा है, जो, और आपके समुच्चय के लिए ये किनारे हैं, ये किनारे हैं। अगर मैंने अब थोड़ा सा भी अपर बाउंड को हल्का सा भी मैंने शिफ्ट कर दिया, हल्का सा भी, तो ये एक पॉइंट इसको पार कर जाएगा, क्योंकि ये बाउंड्री है। अब वो देखो, अब गौर करो, अब ये देखो यहाँ पे, अब ये बॉर्डर पे है, अगर मैंने हल्का सा भी इस बाउंड्री को चेंज किया, ये देखो, ये देखो, देख रहे हैं, ये लास्ट है, इसको मैंने थोड़ा भी हिलाया डुलाया तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एकदम किनारा है, एकदम कॉर्नर है, पॉइंट तो अपनी जगह रहेंगे, पॉइंट थोड़ी हिलेंगे,
पॉइंट तो ले लेंगे। ये कह रहा है कि जो उच्चक निम्नक है, अगर उसको आपने, वो एकदम बॉर्डर पे है, अगर आपने कुछ भी उसमें, खासकर लोअर बाउंड में अगर आपने कुछ भी जोड़ा, तो जोड़ते ही आपका ये पॉइंट तो वहीं रह जाएगा, ये आगे चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा। इसका मतलब आपका एक पॉइंट आपके लोअर बाउंड से भी पीछे है, एक पॉइंट आपके लोअर बाउंड से भी पीछे है, फिर ये हो जाएगा। और यही उसमें हो जाएगा, उच्चक वाले केस में भी सेम यही हो जाएगा। अगर मैंने इसको हल्का सा भी खिसकाया तो इसके साथ भी देखो यही प्रॉब्लम है। अब इसे देखो, उस ब्लैक वाले को देखो, अब बस ये फाइनल है, ये फाइनल है, ये एक्चुअल अपर बाउंड है। अब ये देखो, क्या ये अपर बाउंड है? बोले ना, ये अपर बाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बिंदु तो अपर बाउंड के अंदर चला गया, एक बिंदु तो अपर बाउंड के अंदर चला गया, तो अपर बाउंड कैसे हुआ? अपर बाउंड का मतलब है ये सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। आपका समुच्चय इसको पार नहीं कर रहा, आपका समुच्चय तो इसको पार कर रहा है, आपका समुच्चय तो, आपका जो अनुक्रम है वो तो उसको पार कर रहा है, अपर बाउंड कैसे हुआ? अगर मैं इसको और लेता हूं, ये देखो, ये देखो, अपर बाउंड के अंदर आपके पॉइंट्स जा रहे हैं, अपर बाउंड के अंदर आपके पॉइंट्स जा रहे हैं, तो आपका अपर बाउंड यहां होना चाहिए, यहाँ पे। अब ये लास्ट है, यहां होना चाहिए। इसीलिए आपका जो उच्चक होता है वो बहुत सोच समझ के बनाया गया, वो आपके समुच्चय से सबसे बड़ा है, आपके समुच्चय में सबसे लास्ट में है, और आपके अपर बाउंड में सबसे नीचे है, ताकि ये बॉर्डर बन जाए, ये बॉर्डर क्रिएट हो जाए कि भैया समुच्चय खत्म, समुच्चय की सीमाएं खत्म, अपर बाउंड की सीमाएं भी खत्म। वो है उच्चक, वो यूनिक होता है, वो यूनिक होता है। ऐसे ही आप इधर आ जाओ, लोअर बाउंड का भी आखिरी अवयव, लोअर बाउंड का भी आखिरी, और आपके समुच्चय का भी आखिरी, समुच्चय का नीचे से आखिरी और लोअर बाउंड का ऊपर से आखिरी। सही है? अपर जो लोअर बाउंड है इसका ऊपर से आखिरी, समुच्चय का नीचे से आखिरी। उच्चक अपर बाउंड का नीचे से आखिरी, समुच्चय का ऊपर से आखिरी। ये आपका अपर बाउंड, लोअर बाउंड, और ये आपका उच्चक और निम्नक होता है। ठीक है ना? हाँ, इसे समझो, कोई अपने हिसाब से अपनी थ्योरी बनाओ और समझो इस बात को, इस पे गहन अध्ययन करो, उसको सोचने की, विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करो कि एक्चुअली आइडिया है क्या, ये उच्चक और निम्नक किस बात को दर्शाते हैं, इसका अर्थ क्या है। बहुत प्यारी चीज है ये, उसको सोचो समझो कि इतना सेंसिटिव क्यों होता है उच्चक और निम्नक। क्योंकि ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, इसका थोड़ा भी आगे पीछे होने ही, इतने में आपका समुच्चय इससे परे चले जाएगा। उच्चक इतना सेंसिटिव होगा, अगर आपने उच्चक को थोड़ा सा भी पीछे लिया, तो क्योंकि कॉर्नर पे तो खड़ा ही था, अब आपने थोड़ा भी इधर लिया तो आपका समुच्चय इसको पार कर जाएगा, है ना? ठीक है। हाँ, वो नेहा कह रही है कि सैनिक है जो बॉर्डर पे खड़े हैं। हाँ, यूं समझ लो कि दोनों साइड दो सैनिक खड़े हैं, ये लास्ट सैनिक है। हाँ, ठीक है ना, ये लास्ट है। के लिए हमारा ये झंडा बन गया हमारा। कल मैं ये झंडा बना रहा था, ये
मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि आपकी जो मैथ्स है वो सब लोगों को सरप्राइज करते हैं, सब लोगों को लगता है ये झंडा है, जबकि ये झंडा है ही नहीं, ये इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस है, यही झंडा है, ये जो समीकरण है ये झंडे हैं। अब एक नॉर्मल आदमी, इसीलिए वो फर्क ये आता है कि नॉर्मल आदमी को कभी ये समझ में ही नहीं आता कि वो जो चीजें देख रहा होता है, जो चीजें उसके सामने होती है, उसे हमेशा यही लगता है कि ये चीजें ऐसी है, लाल लाल है, लाल लाल है, हरा हरा है, सफेद सफेद है, लाइनें लाइन, ये जो है ये बॉर्डर बॉर्डर है। एक्चुअली वो कभी समझ ही नहीं पाता कि ये कुछ भी नहीं है, ये सबकी सब समीकरण है, सबके सब इक्वेशंस है, सबकी सब इक्वेशंस है, हर चीज एक इक्वेशन है। बस आपको नहीं आता, वो आपकी कमजोरी है कि आपको नहीं पता, आपको वो ज्ञान नहीं है। लेकिन हर चीज जो भी आपके आसपास इर्द गिर्द हो रही है, दिख रही है, उसकी कोई ना कोई एक इक्वेशन बनती है। अब ये झंडा है, अभी आपको झंडा है, बिल्कुल झंडा है ना, और ये हमारा अशोक चक्र है। तो अब दिखने में लगेगा कि हाँ ये सब है, लेकिन ये कुछ, मैंने पहले ही बार बार समझा रहा हूँ, ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। और कोई को लग रहा होगा कि ये रोटेट कर रहा है, नहीं, ये रोटेट नहीं कर रहा है, ये घूम नहीं रहा है। और ये छोटा हो गया, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि भाई ये क्या है, ये हमारे द्वारा सेट की गई सारे समीकरण की वैल्यू है, जो हम समीकरण की वैल्यू को सेट करते हैं हमारे हिसाब से, जितना हम चाहें उतना हम उसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अभिसारी अनुक्रम। अभिसारी अनुक्रम, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास कोई भी अनुक्रम जो होगा, वो अनुक्रम अभी एक अभिसारी अनुक्रम अनुक्रम होगा, वो खास प्रकार का अनुक्रम होगा। एक चीज है, एक वस्तु है, एक नियम है जो हम मांगेंगे कि भैया ऐसा कर दो तो आप अभिसारी अनुक्रम कहलाओगे, ऐसा कर दो आप अभिसारी अनुक्रम कहलाओगे। एक्चुअली नॉर्मल परिभाषा, पहले तो हम जो स्टैंडर्ड परिभाषा है इस पे आएंगे। पहले एक मैन परिभाषा, एक सिंपल परिभाषा जो है, मैन परिभाषा के अलावा एक सिंपल परिभाषा बना लेते हैं। हमारा आइडिया ये है कि हमारा सीक्वेंस चले जा रहा है, चले जा रहा है, A1 A2, कुछ तो आएगा, कोई तो वैल्यू A1 की भी होगी, कुछ वैल्यू A2 की होगी, कुछ वैल्यू A3 की होगी, A4 की होगी, A5 की होगी, A6 की होगी, A7 की होगी। तो जैसे जैसे अनुक्रम जो है वो हम निकालते जाएंगे, A1 A2 A3 A4, क्या हमारा अनुक्रम, क्या हमारा अनुक्रम किसी नंबर की तरफ मार्च करेगा, क्या वो किसी नंबर की तरफ मार्च करेगा। मार्च करने का मतलब है कि क्या कोई रियल नंबर ऐसा है जिससे हमारे अनुक्रम लगातार अपना गैप कम करता जाए। ये आपका एक रियल नंबर है, ये आपका अनुक्रम है जो मार्च करता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। और हम कैसे पता चलेगा उसकी तरफ आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर लगातार कम होती जा रही है तो इसका मतलब वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। जो किसी नंबर की तरफ मार्च करता हो, अगर सीक्वेंस किसी नंबर की तरफ मार्च करता हो, लेकिन रिपीट, मार्च करता हूं, रुके कभी नहीं, कभी रुके नहीं, कभी ऐसा मौका ना आए कि ये पॉइंट के पास जाके रुक गया, अब नहीं जाऊंगा आगे, ये नहीं चलेगा। सदियों सदियों तक वो उसके नजदीक 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 चलता है, सदियों सदियों तक उसका प्रयास हर बार यही रहे, हर आने वाला पॉइंट, हर आने वाला पॉइंट उसे उस एल के पास, उस रियल नंबर के पास और नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक ले जाए। अगर ऐसा कोई सीक्वेंस बिहेव करता है, इस तरीके से काम करता है कि आपका अनुक्रम का एक ही मोटिव है कि उस नंबर तक जाना है, उस नंबर तक जाना है। अब वो नंबर सीक्वेंस का अंदर हो या बाहर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सीक्वेंस
एक नंबर की तरफ बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो की धारणा पे चल रहा हो तो हम उसे अभिसारी अनुक्रम कहते हैं। और उस पॉइंट को जिसकी तरफ ये सब कुछ बढ़े जा रहा है उसको सीमा कहते हैं। सीमा बिंदु नहीं, सीमा कहते हैं, उसे सीमा कहते हैं। सीमा बिंदु तो था गुच्छा, गुच्छा बन गया वो सीमा बिंदु हो जाता है। यहाँ गुच्छा नहीं बनाएंगे, यहाँ क्रम बनाएंगे कि भैया बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, आओ और बढ़े चले बढ़े चले बढ़े चले, और फिर वो बढ़े ही चले। हर आने वाला पॉइंट आपको एल के और नजदीक और उससे भी नजदीक और उससे भी नजदीक, उससे भी नजदीक और उससे भी नजदीक, और हर बार आप उसके नजदीक जाते रहें। आपका अनुक्रम लगातार पूरे प्रयासरत होके लगातार उसके नजदीक जाता जाए। ये आपकी रियल लाइन मानो। थोड़ा सा आइडिया को विचार करो, विजुअलाइज करो, सोचो मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं वो कैसे दिखते होंगे। ये है एल। अब आपका अनुक्रम जो है वो पहले A1 आया, ठीक है, फिर A2 आया, ठीक है, फिर A3 आया, ठीक है, फिर A4 आया जो कि कम हो गया, उसका मान कम आया, कोई बात नहीं, कम आने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान A4 का मान कम आया, A4 छोटा है, मान लो A1 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसका मान -1 आ गया। फिर आपका A5 मान लो बड़ा आ गया, A6 फिर छोटा आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटा बड़ा होते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कम हो रहा है, कोई ज्यादा हो रहा है, किसी का मान कम आ रहा है, किसी का मान ज्यादा आ रहा है, चलने दो चलने दो, छूट है, एकदम छूट है। बचपन में सबको छूट होती है, तो शुरुआत में सबको छूट है। लेकिन लेकिन फिर एक नंबर ऐसा होना चाहिए, आपको एक नंबर बताना है, 1000 बताओ, 10,000 बताओ, 1,00,000 बताओ, 1 करोड़ बताओ, 1 अरब बताओ, उसके बाद सब समझदार हो जाने चाहिए। उसके बाद फिर ये घटना बढ़ना बंद, और फिर वो लगातार A1, अगला AM+1, अगला AM+2, फिर AM+3 एंड सो ऑन। हर आने वाला पॉइंट आपको अपने मकसद के और करीब और करीब और करीब और करीब और करीब और करीब, हर बार आपको उसके करीब लेता जाए। अगर ऐसा होता है, और ये ऐसा कभी बंद नहीं होना चाहिए, हमेशा आखिरी सांस तक अनुक्रम एल के नजदीक जाने की कोशिश करता रहे। एल पे पहुंच जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहुंच रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पहुंच जाए तो भी ठीक है, वरना नजदीक तो जाए, नजदीक तो जाता ही रहे। कभी ये बंद ना हो जाए कि भैया बस थक गया, अब और नजदीक नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं, चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे। यानी ये जो एल से दूरी है, आपका सीक्वेंस हर दूरी को पार कर जाए। मैं कहूं ये दूरी, मैंने कहा इतनी दूरी, इसका नाम मैंने एप्सिलॉन रख दिया, तो मेरा अनुक्रम का कोई ना कोई बिंदु आएगा, चाहे A50 आए, चाहे A1000 आए, चाहे A10,000 आए, या A1,00,000 आए, या A1 करोड़ आए, या A1 अरब आए। 1 अरबवा बिंदु जो होगा वो इस दूरी तक पहुंच जाएगा, और फिर उससे अगला बिंदु इस दूरी को पार कर जाएगा। फिर मैं दूरी और छोटी करूंगा, कितनी भी छोटी, मैं बार बार ये करता रहूंगा, तो भी कोई ना कोई मेरा कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई मेरे अनुक्रम का नंबर आएगा, इतनी दूरी पे आएगा, इस दूरी को अगली बार पार कर जाएगा। हर बार मैं दूरी चाहे एल से कितनी भी दूरी डिफाइन कर दूं कि इतनी दूरी पर, तो कोई ना कोई मेरा सैनिक आएगा इस अनुक्रम का, वो आकर उस नंबर को पार, उस दूरी को पार कर जाएगा, मतलब उससे भी ज्यादा नजदीक चला जाएगा। मैं दूरी कितनी भी डिफाइन कर लूं, कितनी भी छोटी दूरी डिफाइन कर लूं कि एल से इतनी दूरी, तो भी कोई ना कोई लड़ाका आएगा और इस दूरी को पार करके एल के नजदीक चला जाएगा। हर बार इस दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं दूरी कितनी छोटी लेता हूं। अच्छा, ये जरूरी भी है, ये जरूरी क्यों है? इससे एक गारंटी होती है कि मैं दूरी कितनी भी कम ले लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा अनुक्रम हमेशा बढ़े चलो के हिसाब से रहेगा, वो हर बनाई गई दूरी को पार कर जाएगा और अंततः एल के नजदीक पहुंच जाएगा। इतना नजदीक पहुंच जाएगा कि बस अब आप दूरी बना ही नहीं सकते। बस एक नहीं हुए, चाहे एक हो जाए चाहे एक नहीं हो, लेकिन अब गैप नहीं बचा उनके बीच में, उनके बीच में गैप नहीं बचा। ये अनुक्रम आए जा रहा है, 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 लास्ट में ये हो गया। हो सकता है एक हो जाए, संभव है ना भी हो, तो भी इतना नजदीक पहुंच जाएगा कि अब इनके बीच में कोई और हो ही नहीं सकता। ये अगर कोई सीक्वेंस इस तरह के काम कर पाता है तो उसको अभिसारी अनुक्रम कहते हैं। और वो जो नंबर, जिस नंबर के लिए इतना जद्दोजहद चल रही है, वो उसकी सीमा कहलाती है, लिमिट कहलाती है, इस जद्दोजहद जो कर रहा है। लेकिन याद रखिए, शर्तों पे गौर करिएगा, शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम कभी बंद नहीं कर सकते, हम बंद नहीं कर सकते, हमेशा हमारा बिंदु
हर दूरी पार करता हुआ नजदीक जाए। अब परिभाषा पे आ जाओ, यही परिभाषा कहती है, परिभाषा भी यही डिमांड करती है। ए सीक्वेंस, एक अनुक्रम अभिसारी कहलाता है, कन्वर्ज कहलाता है, अभिसारी कहलाता है। अब अभिसारी कहलाएगा तो किसी पॉइंट की तरफ अभिसारी जरूर होगा, तो कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जा रहा है, इसका मकसद है, तो मकसद होना तो चाहिए। तो अभिसारी अनुक्रम अगर आप बोल रहे हैं, इसका मतलब निश्चित तौर पर उसका एक लिमिट है, उसकी जरूर एक लिमिट है, क्योंकि लिमिट हुए बिना अभिसारी कैसे हो सकता था। अभिसारी होने का मतलब है वो कन्वर्ज कर रहा है, जा रहा है, चल रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, तो कोई नंबर होगा, उसकी तरफ ही तो जा रहा होगा। तो एल एक नंबर होना चाहिए कि मैं एप्सिलॉन चाहे कितना भी ले लूं, मैं एप्सिलॉन, चाहे एप्सिलॉन एक दूरी का नाम है जो 0 से बड़ी है, जितनी मन में है उतनी ले लो, आप फ्री हो। ए एन और एल जो आपका अनुक्रम है वो, और एल के बीच की जो दूरी है वो एप्सिलॉन है, उसको एप्सिलॉन कह दिया, उससे कम दूरी। अब आपने जो भी एप्सिलॉन बोला है, जो भी मन में आए वहां ले लीजिएगा, जितना भी मन में आए वो दूरी यहां रख दो। अब आपका ए एन और एल के बीच की दूरी उससे मुझे कम करके दिखानी है, मुझे दिखाना है कि मेरे पास कोई ना कोई अनुक्रम का बंदा है जो अब उस दूरी को पार कर जाएगा। ए एन और एल के बीच में दूरी एप्सिलॉन से कम आ जाएगी, जितनी भी दूरी आपने बताई है उससे कम दूरी पर मेरे बिंदु पहुंच चुके हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई नंबर जरूर होगा, यहाँ लिखा हुआ है एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, मतलब आप एक नंबर बताएंगे मुझे कि भैया ये रो 10,000, 10,000 के बाद वाला जो सैनिक है वो अब आप जाके चेक कर सकते हो कि आपकी एप्सिलॉन से कम दूरी पे पहुंच चुका है। फिर मैंने एप्सिलॉन कुछ और बोल दिया तो आप नंबर कुछ और बोल दोगे, लेकिन हर बार ये चीज चलती रहेगी। हर बार आप मुझे एक एप्सिलॉन बताएंगे, मैं अपना एक सैनिक का नंबर बताऊंगा, आप बताएंगे कि ये एप्सिलॉन, और मैं उसके बदले आप एक सैनिक बताऊंगा कि ये नंबर वाला सैनिक अब आपसे इतनी दूरी पर पहुंच चुका है, जाके ट्राई कर सकते हो। और ये सैनिक ही नहीं, इस सैनिक के बाद वाले सारे सैनिक इस दूरी से कम पे पहुंच चुके हैं, मतलब अब वो उस रेंज के अंदर अंदर, वो जो एप्सिलॉन दूरी आपने बताई है, मेरे इस नंबर के बाद वाले सारे सैनिक अब इस रेंज में पहुंच चुके हैं, आप वाले रेंज में आ चुके हैं। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? कैसा अद्भुत दृश्य होगा ये, कितना अद्भुत दृश्य होगा, समझ रहे हो क्या हुआ? आज इसको और थोड़ा सा अच्छे से इलोब्रेट करते हैं। मान लीजिए आपने मुझे कहा कि एप्सिलॉन ये एल है, ये एप्सिलॉन आपने रखा, एप्सिलॉन का टारगेट रखा 0.1, तो मैं आपको एक नंबर बताऊंगा, मैं आपको अगर सीक्वेंस अभिसारी है तो बता पाऊंगा, नहीं है तो नहीं बता पाऊंगा, सीधी बात है, ये अभिसारी की शर्त है। तो कोई अनुक्रम अभिसारी होगा तो ऐसा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बात खत्म। तो आप मुझे नंबर बताएंगे, नंबर का मतलब ये दूरी है, एप्सिलॉन 0.1 दे, 0.1 दूरी आपने बता दी। अब 0.1 दूरी बता दी, यानी एल से मेरा सीक्वेंस इस दूरी से कम दूरी पर अब आ जाना चाहिए। वो नंबर बताओ जिस नंबर के बाद मेरे सीक्वेंस के आने वाला प्रत्येक पद, अब जो भी पद आएगा उसकी दूरी 0.1 से कम आएगी। तो मैंने नंबर बता दिया A1000, मान लो ये रहा 1000वां। अब A1000 के बाद में जो भी पद आएगा, जो भी पद आएगा उसकी दूरी L से अगर आप निकालोगे तो 0.1 से कम आएगी, 0.1 से कम आएगी। यानी 1000 पद ही सिर्फ बाहर है, अनुक्रम के 1000 पद ही ऐसे हैं जो इस एप्सिलॉन से कम दूरी से बाहर है, मतलब ये सिर्फ 999 पद ही हैं जो बाहर रह गए हैं, यानी अनंत पद। और 999 पद निकाल दे तो कितने पद बच गए? अनंत पद। अनंत पद इस रेंज के अंदर है अब बचे, क्योंकि अनुक्रम में तो अनंत पद होते हैं, अनुक्रम में अनंत पद होते हैं, तो अनंत पद जो है वो इस हिस्से में फंसे पड़े हैं, क्योंकि 1000 यहां आ गया तो 1001, 1002, 1003 ये सारे पॉइंट आपके यहाँ है। अब इतने से हिस्से में आपके अनंत पद इकट्ठे हो गए हैं, अनंत पद घोड़े बन के एल की तरफ जा रहे हैं। फिर आपने कहा और दूरी, आपने कहा मैं दूरी चेंज करना चाहता हूँ, बोले ठीक है चेंज करो, जितनी बार उतनी बार चेंज करो। इसने कहा नहीं मैं एप्सिलॉन 0.01 लूंगा, ले लो, बस मुझे एक नंबर बताना है आपको। अनुक्रम सीक्वेंस अगर अभिसारी है तो नंबर हमेशा आएगा, ये नंबर रहा, मैंने कहा कि 1,00,000, ये 1,00,000, 1,00,000 के बाद वाला जितने भी नंबर होंगे, 1,00,000 के बाद मेरे अनुक्रम का कोई भी नंबर जो भी होगा, जो 1,00,000 के बाद, 1,00,000 रोल नंबर है, जिस भी सैनिक का रोल नंबर 1,00,000 है उसकी जाके दूरी निकाल लो एल से, उसकी दूरी अब 0.1 से कम हो चुकी होगी एल के, वो एल की तरफ इतना बढ़ चुके होंगे। फिर एप्सिलॉन, फिर आप कुछ बोलोगे, फिर मैं एक नंबर बोलूंगा, फिर एप्सिलॉन कुछ बोलोगे, मैं एक नंबर बोलूंगा, फिर एप्सिलॉन कुछ बोलोगे, मैं एक नंबर बोलूंगा। तो इसका मतलब है कि मेरे सैनिक, और हमेशा याद रखिए एल के पास मेरे कितने बिंदु होंगे, ये सोचो इंपॉर्टेंट बात, यहाँ 1,00,000 बिंदु
अब आपने इतनी दूरी बोली, मेरे 1 लाख बिंदु बाहर है, यानी इस रेंज से इतनी सी रेंज में मेरे अनंत बिंदु है, क्योंकि 1 लाख बिंदु बाहर है। मेरे टोटल सीक्वेंस में कितने बिंदु होते हैं? अनंत। अनंत में से कितने बाहर रह गए? 10,000 या 1 लाख। अनंत में से 1 लाख माइनस कर दो, यानी अनंत बिंदु अभी मेरे, अनंत घोड़े मेरे एल के पास में है। और फिर आप दूरी बोलोगे, क्योंकि ये प्रक्रिया तो कभी खत्म होगी नहीं, ये प्रक्रिया तो कभी खत्म होगी ही नहीं। आपने दूरी और घटा दी, आपने कहा इतनी सी दूरी चाहिए, और ये दूरी है 0.0001, इस दूरी में लाओ। कहा हाँ ठीक है, जो हुक्म। तो मैं नंबर बोला, ये लो, ये वाला नंबर डैश 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 डैश, ये वाले नंबर के बाद या इससे बड़ा कोई नंबर बोला, उससे कोई बड़ा नंबर बोला कि भैया ये नंबर ले लो, और इस नंबर के बाद वाला आने वाला हर बंदा, इस नंबर के बाद वाला हर सैनिक आपको इस रेंज के अंदर अंदर ही मिलेगा। ठीक है, अब दूरी आप और कम कर लो, आप दूरी और कम कर लो, तो सोचो कि लिमिट के पास क्या हो रहा होगा। लिमिट के पास क्या हो रहा होगा? एक छोटे से दायरे में आपके अनंत बिंदु इकट्ठे हो जाएंगे, एक छोटे से दायरे में आपके अनुक्रम के अनंत घोड़े एल के पास इकट्ठे हो जाएंगे। क्या हो रहा होगा? कल्पना करो, क्योंकि बाहर हमेशा आप जो भी दूरी बोलेंगे उससे बाहर हमेशा परिमित बिंदु होंगे। बाहर तो परिमित बिंदु होंगे, क्योंकि आप 1 लाख बोलो, 1 करोड़ बोलो, 1 अरब बोलो, उससे बड़ा नंबर बोलो, है तो परिमिति। आपके पास टोटल कितने? अनंत। अनंत में से कितने बाहर है? बोला 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 10 10 10 10 करोड़। टोटल कितने बचे? अनंत माइनस आपके 10 10 10 करोड़ बराबर अनंत। यानी आपके अनंत बिंदु हमेशा एल के नजदीक बने रहेंगे, क्योंकि जो भी बिंदु बाहर जाएंगे वो तो परिमित होंगे। तो और जैसे मैंने कहा, समुद्र से अगर आप 2 लोटा, 10 लोटा, 20 लोटा पानी निकाल लेते हो तो क्या फर्क पड़ेगा? ब्रह्मांड में अगर 20-50 तारे कल फूट जाएं तो ब्रह्मांड में टोटल तारे कितने होंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इतने ज्यादा है। तो सेम वही बात है, आपके अगर करोड़ों बिंदु बाहर रह भी गए तो आपके पास अनंत बिंदु है, करोड़ों बाहर रह भी गए तो करोड़ों अनंत बिंदु फिर बच गए, जो कि एल के पास में होंगे। तो अब लिमिट का आइडिया लगाओ कि हो क्या रहा होगा, आइडिया लगाओ कि क्या हो रहा होगा। समझ रहे हो कुछ कि क्या हुआ? बिंदु के इर्द गिर्द में हो क्या रहा होगा? बिंदु के पास की कहानी क्या होगी? उसके नजदीक क्या हो रहा होगा? ठक 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 ठक, कैसे चल रहा होगा? आइडिया है? और आप इसको ऐसे बनाएंगे, इसे ऐसे लिखेंगे कि एन टेंड्स टू अनंत, एन के मान को, अब इसको इतना सा मत लीजिएगा, इसको इतना सा आइडिया से मत लीजिएगा कि ये जो आइडिया है ये अनंत है, बस हम ये देखना चाहते हैं कि अनंत पे कहाँ जाएगा। हम अनंत पे नहीं देखना चाहते, हम देखना चाहते हैं कि क्या कोई नंबर है जिससे करीबियां बढ़ती जा रही है क्या? कोई नंबर है जिसके सीक्वेंस जो है वो उससे करीबियां बढ़ाया जा रहा है, उसके करीब और करीब और करीब और करीब जाना चाहता है। सिर्फ अनंत का आइडिया बोल के अपना पीछा मत छुटाइएगा। ऐसे मत बोलेगा अनंत पे जहां पे भी जाएगा वही लिमिट होगी। ये बोलने में बड़ा सस्ता तरीका, बड़ा चीप तरीका है। लिमिट को बोलने का, लिमिट को समझने का सबसे घटिया तरीका है। ये तरीका आपको कभी भी काम नहीं करता, इफेक्टिव नहीं होता ये तरीका, क्योंकि आप फिर जब आप इतना समझते हैं तो आप हमेशा हर क्वेश्चन में यही करते हैं कि एन का मान अनंत लगा दो, लिमिट। हाँ, ऑब्वियसली बात है, कई केसेस में एन का मान अनंत लगाने पे आपकी लिमिट निकल भी जाती है, लेकिन कईयों में नहीं निकलती, क्योंकि आइडिया इतना सिंपल है ही नहीं कि एन टेंड्स टू अनंत रखा आ गया। अब इन्होंने कहा है कि ये जो आइडिया है, इस आइडिया को शॉर्ट हैंड जब आप लिखेंगे, छोटे रूप से या लघु रूप से लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है, ना कि यही इससे ही लिमिट तय हुई है। ये लिमिट को तय नहीं करता, लिमिट को तो ये तय करता है। ये है परिभाषा लिमिट की, कि आपका, आप जो भी दूरी बोलेंगे, आपका अनुक्रम हमेशा उस अनुक्रम, उस दूरी से और नजदीक आपके पास पहुंचता रहेगा। यानी कोई दूरी आपको रोक नहीं पाएगी, आपके अनुक्रम को कोई दूरी रोक नहीं पाएगी, हर दूरी को वो पार करता हुआ जाएगा। और बड़े तरीके से भी हमने परिभाषित भी किया है। आप जो भी दूरी बताएंगे मैं नंबर बताऊंगा कि भैया ये वाला सैनिक इस दूरी से पार कर गए, और उसके बाद वाले उससे आगे चल ही रहे हैं तो वो सब भी पार कर गए। हर बार आपको एक नंबर बताऊंगा, ताकि आप ऑडिट भी कर सकें, वेरीफाई भी कर सकें कि मैं कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं मैंने यूं ही तो नहीं फेंकना शुरू कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो हर चीज को मैं वेरीफाई करूंगा। आप एप्सिलॉन बताएंगे, मैं दूरी बताऊंगा, आप एप्सिलॉन बताएंगे, मैं दूरी बताऊंगा कि भैया ये वाला नंबर ले लो और जाके चेक कर सकते हो, ये वाला बंदा आपको पार कर गया होगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलो आ जाओ,
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ट्राई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे ये राम कहानी समझ में आ जाए कि कैसे ये जो दूरी हो रही है चल कैसे रहे। ये एक सीक्वेंस है 1/n, 1/n। इस सीक्वेंस को नॉर्मली आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। लिमिट मैंने पहले कहा कि अनंत लगा के आप लिमिट निकाल सकते हैं, निकल भी जाती है, कई बार निकल जाती है, अधिकतर निकल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा काम, क्योंकि वो घटिया तरीका है, सस्ता तरीका है, चीप तरीका है। वो काम तो कर जाता है, वो काम कर जाता है, लेकिन वो कभी भी आपको ये समझाता ही नहीं है कि एक्चुअली में लिमिट होती क्या है। आपको बस ये लगता है कि ये जो बंदा चले जा रहा है, ये जो अनुक्रम चले जा रहा है, चले जा रहा है, ये अनंत पे कहाँ पहुंच रहा है, बस वही लिमिट है। जबकि ऐसा नहीं होता कि वो जहां पहुंच रहा है वो लिमिट है। एक्चुअली आइडिया है नजदीकी का, लिमिट का आइडिया नजदीकी का होता है। और आप बिल्कुल ऐसे नहीं है कि यूं ही फर्रे फेंक रहे, आप कह रहे हो अनंत पे जा रहे हैं, अनंत तो कभी आता ही नहीं है, जा कहां रहा है, अनंत तो कभी आता ही नहीं है। तो अपने आप में वो परिभाषाएं ऐसी होंगी जो कमजोर होकर अटक जाएंगी, वो कमजोर परिभाषाएं होंगी जो जाके फंस जाएंगी, वो टिकेंगी नहीं। क्योंकि अधूरी परिभाषाएं आप बनाओगे, आप कच्ची परिभाषा बनाएंगे, तो वो फिर अटकनी है, ये फंसनी है। ये तो एक्चुअली बेसिक आइडिया वो है जिम्मेदारी से, हर बात का जवाब एकदम जिम्मेदारी से दूंगा, और मैं दिखाऊंगा कि इसकी जो लिमिट है, वो जो भी लिमिट है, वो उसके नजदीक कैसे जा रहा है। जैसे यहाँ है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि इसका मान, n का मान अनंत रखने पर 0 आएगा, ठीक है, l 0 आएगा, इसकी लिमिट 0 आएगी, क्योंकि बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो हमें लग रहा है कि इसकी लिमिट 0 आएगी। अब इस बात को कंफर्म करते हैं कि सही में जो हमें लगता है कि भाई n का मान बढ़े जाएगा और 0 आएगा, अगर ये बात सही में सही है, सही में अगर सही है, तो उस शर्त को पूरा करेगा। हर एप्सिलॉन के लिए मुझे एक नंबर बताएगा, हर एप्सिलॉन के लिए ये मुझे एक नंबर बताएगा कि ये एप्सिलॉन इतनी दूरी चाहिए, तो ये वाला अनुक्रम का बिंदु निकाल लो, इसकी दूरी निकाल लो अपने एल से, उससे कम आएगी, ठीक है। चलो, शर्त क्या है, वो ये है कि आप जो भी दूरी बोलेंगे, जो भी एप्सिलॉन बताएंगे, मेरे पास एक नंबर होगा जिसका नाम m होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि एक नेचुरल नंबर होगा। और आने वाला हर बिंदु, आने वाला सीक्वेंस का हर बिंदु आपको उससे नजदीक मिलेगा, मतलब वो जो दूरी है उस दूरी से कम दूरी पे आपको मिलेगा। आज ट्राई करते हैं। आप एप्सिलॉन पहले फिट करो, कोई भी एप्सिलॉन फिट करो। ये एप्सिलॉन आपने सेट कर दिया 0.1, ठीक है। ए एन माइनस एल, एल का मान 0 है, एप्सिलॉन का मान हो गया 0.1। ए एन अनुक्रम धनात्मक है, माइनस का तो आएगा ही नहीं, तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, मोड हटा सकते हैं। 0.1 आपका अनुक्रम जो है वो 1/n है, तो एन की जगह 1/n आ गया, वज्र गुणा कर दिया, 1/0.1, 0.1 को उधर ले गए, भाग देने पर 10 आ गया। अब ये समझा रहा है कि 10 नंबर के बाद, 10 नंबर के बाद जो आपका सीक्वेंस चल रहा है, उसमें 10वां नंबर जो भी है, जो 10वां पद है, 10वें पद के बाद आप कोई भी नंबर को उठा लो, 10वें पद के बाद आप किसी भी नंबर को उठा लो, वो नंबर आपके लिमिट से, जो आपने दूरी बताई है, उस दूरी से कम दूरी पे ही मिलेंगे। 10वें नंबर के बाद जो भी नंबर आएगा, 10वें नंबर के बाद जो भी नंबर आएगा सीक्वेंस का, 11वां पद, 12वां पद, 13वां पद, 14वां पद, हर पद आपको इस दूरी से कम मिलेगा। अब इस दूरी को आप चेंज कर सकते हैं, दूसरी दूरी ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सीधा एप्सिलॉन ही नाम रख देते हैं ताकि सबके लिए निकल जाए। ए एन माइनस 0 और एप्सिलॉन, ए एन हो गया हमारा 1/n, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को इधर ले आओ। तो बस आप एप्सिलॉन बोलो, अब मैं एन बताता जाऊंगा। ये फॉर्मूला बन गया, आप एप्सिलॉन बताते जाओ, मैं एन बताता जाऊंगा। आपने कहा एप्सिलॉन 0.1, ठीक है, एप्सिलॉन 0.1 बोल रहे हो, तो ये हो जाए 0.1 का भाग लगते ही 10, तो 10 के बाद वाला कोई भी नंबर ले लो, 10 के बाद में कोई भी नंबर ले लो, उसकी दूरी आपके लिमिट से 0.1 से कम होगी। अगला 0.01, तो ये आ जाएगा 100। तो अगर आप ये दूरी रखते हो
तो 100 के बाद वाला कोई भी बिंदु ले लो, जो आप दूरी बता रहे हो, इस दूरी से कम पे आपका सीक्वेंस पहुंच जाएगा। और एप्सिलॉन 0.001, तो ये आ गया 1000। 1000 के बाद वाला, अब ये देखो, ये जवाब कितने जिम्मेदार है, कितने जिम्मेदार पूर्ण जवाब है। ऐसे नहीं हवाई फायर है कि भैया जा ही रहा है। अब आप ऐसे सीधा जब अनंत रखते हैं, रखने में बुराई नहीं होती, इससे पता क्या होता है, इससे कमजोर होता है आपके आइडियाज, इससे आपकी समझ कमजोर होती है। ऐसा नहीं काम नहीं चल जाएगा, काम चल जाएगा, जुगाड़ भी चल जाएगा, आराम से चलेगा, लेकिन इससे आपकी समझ कभी विकसित ही नहीं होती। किसी की समझ विकसित नहीं होती, क्योंकि आप कभी समझ ही नहीं पाते कि लिमिट होती क्या है। आपको तो लगता है सीधा अनंत चिपकाओ, जो आ जाएगा वो आंसर होगा, पीछे मिला लो, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कुछ और करेक्शन देख लेंगे। वो समझ ही नहीं पाएगी हो क्या रहा है। देखो कितना एक्चुअली गणित में जो चीजें बनाई गई वो कितने परफेक्शन के साथ बनाई गई है। ऐसे नहीं है कि हवाई फायर चल रहा है, हर बात का जवाब दे रहा हूँ। बोलो कितनी दूरी चाहिए, आप दूरी मांगो, मैं नंबर बोलता हूँ। आप दूरी मांगो, मैं नंबर बोलता हूँ, और बताओ कि कौन से नंबर ऐसा है जिसके लिए दूरी नहीं है, नंबर नहीं आएगा। बोलो, कोई नंबर बोलो, कितनी कम दूरी पे चाहिए आपको। जितनी कम दूरी पे चाहिए मैं आपको नंबर बोलूंगा कि ये वाला नंबर लो, उसकी दूरी निकाल लो। वो नहीं, उसके बाद वाले बिंदु की दूरी निकाल लो। आपके एल से इनकी दूरी जितना आपने बताया उससे कम दूरी पे मिलेंगे। बोलो, और बोलो। मान लो आपने और नंबर कम ले लिया, आपने ले लिया f बराबर 0.00000001। कितना है ये नंबर? 0.1234567, ये 10 की पावर -7 हो गया। ठीक है, 10 की पावर -7, तो यहां पे रखो 10 की पावर -7, तो n का मान हो जाएगा 10 की पावर 7 से बड़ा। तो हमारे सीक्वेंस का 10 की पावर 7वें नंबर के बाद वाला कोई भी पद ले लो, उसकी दूरी आपकी इससे कम आएगी। ये है एकदम परफेक्ट जवाब। और ये जवाब जो है ना, ये वाला जो जवाब है, ये हजारों सालों तक चलता रहेगा, इसको कोई भी काट ही नहीं सकता। क्योंकि गलत हो, गलतियां कटती है, सही तथ्य नहीं कटते। तथ्य तो हजारों सालों तक तथ्य ही रहेंगे, लॉजिक हमेशा लॉजिक रहेगा। तो इसमें फर्क समझना दोनों बातों में, कि एक तो होता है एन टेंड्स टू अनंत, आपने रख दिया, आपको खुद ही नहीं पता कि क्या है, बस आपको ये लगा कि एन का मान अनंत रखा, 0 आ गया, यही लिमिट होती है। बिल्कुल होती है लिमिट, हो गई है, बात खत्म। हुआ क्या, क्या गारंटी है कि वो 0 पे जाएगा? तो ये गारंटी क्रिएट करती है। क्यों हुआ, लिमिट क्यों सही है, उसकी जो परिभाषा है उस पर खरा उतरती है ये। तो ये है प्यारा सा कंसेप्ट कि भाई हम ये दिखाना चाहते हैं, और हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि आप चाहे कितनी भी कम दूरी ले लो, हमारा सीक्वेंस हमेशा एल की तरफ जाए जा रहा है। ये इस बात की गारंटी है कि आप कितने, आपने दूरी हर बार कम बनाई है, बहुत कम बनाई है, बहुत कम और बना सकते हो। हर बार मेरे पास कोई ना कोई नंबर होगा जो अब एल के और नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक जा रहा होगा। यानी ये प्रक्रिया आदि आदि काल तक चलती रहेगी। तो ये है कंसेप्ट, मजेदार कंसेप्ट कि लिमिट क्या होती है। समझ रहे हो, बात समझो। एन बड़ा है एम से, एम का मतलब हो गया वो नंबर, जो नंबर आप बताएंगे। आप जो एप्सिलॉन के लिए जो नंबर बताएंगे, जैसे यहाँ पे ये 10 की पावर 7 बोल दिया, ये वो एम हो गया, ये वो एम हो गया। इसके बाद वाले नंबर ले लो, इसके बाद वाले नंबर ले लो, वो एप्सिलॉन से आपका जो दूरी आपने एप्सिलॉन बताई है, इस नंबर के बाद वाले हर बिंदु इस दूरी से आपको कम पे मिलेंगे, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। हर एप्सिलॉन के लिए आपको एम मिलता रहेगा। ठीक है ना। तो ये है बेसिक आइडिया लिमिट का, कि लिमिट में होता क्या, कब आप सीक्वेंस को अभिसारी कहते हैं, और जब अभिसारी कहते हैं तो हो क्या रहा होता है। जब आप अभिसारी कहते हैं तो हो क्या रहा होता है ना। सीक्वेंस में एक कमाल की चीज याद रखिएगा, सीक्वेंस के पास क्रम होता है। आप यहाँ नंबरिंग सेट कर सकते हैं, 1 2 3 4, इसमें क्रम बना हुआ होता है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये वाला नंबर के बाद वाला, इसके बाद वाला, इसके बाद वाला। एक नंबरिंग होने की वजह से वो फायदा मिलता है आपको नंबरिंग सिस्टम का। आप बता पा रहे हैं कि बोलो दूरी, बोलो दूरी, बोलने के बाद मैं आपको नंबर बताऊंगा, इस सैनिक का नंबर बताऊंगा अपने का, वो पॉइंट के बाद वाला हर पॉइंट आपको इससे कम दूरी के अंदर अंदर ही मिलेंगे। फिर उसी रेंज में जो आपने कहा है, उस रेंज के अंदर अंदर मेरे अनंत सैनिक पहुंच चुके होंगे। इफ द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस एग्जिस्ट, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट विद्यमान है, ऐसा एक एल विद्यमान है जो भी बताया, तो उसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस या अभिसारी सीक्वेंस कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मान लो लिमिट विद्यमान नहीं है, लिमिट विद्यमान नहीं है, तो ऐसे सीक्वेंस को ऑक्सीलेटिंग या डाइवर्जेंट, अभी इनके बारे में बात करेंगे। ऑक्सीलेटिंग यानी दोलनी, वरना अगर पहले तो आप लिमिट निकालो, मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात, नहीं मिले
तो फिर दो प्रकार और है, एक है दोलनी और एक है अपसारी डाइवर्जेंट। अभी इनमें भी डिफरेंशिएट करेंगे कि इन दोनों में भी दोलनी कौन है और डाइवर्जेंट कौन है, फिर उसकी बात करेंगे। पहले तो आप अभिसारी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अभिसारी पे हमारा ज्यादा फोकस होता है। अनुक्रम अभिसारी हो तो वो ठीक रहता है, हमारे गणितीय रूप से आगे भी वो प्रॉफिटेबल रहता है। गणित में जो अभिसारी अनुक्रम होते हैं फिर वो हमारे गणित के साथ अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं हमारे गणित के साथ। और जो अनुक्रम अपसारी हो जाते हैं या दोलनी हो जाते हैं वो हमारे लिए यूजलेस हो जाते हैं। अभी फिलहाल एट दिस मोमेंट कोई भी अगर अनुक्रम डाइवर्जेंट है या ऑक्सीलेटिंग है तो हमारे लिए अर्थहीन है, वो हमारे लिए अर्थहीन हो जाता है। क्योंकि अभी तक हमारी गणित उतनी विकसित नहीं हुई है कि किसी अपसारी अनुक्रम का फायदा कैसे उठाया जाए और किसी दोलनी अनुक्रम का फायदा कैसे उठाया जाए। अभी हमारे लिए जस्ट यूजलेस है। जैसे आप फिल्टर पानी करते हैं तो आप देखते होंगे कि जो फिल्टर होता है आपका, जो पानी को फिल्टर कर रहा होता है, वो दो पाइप निकालता है, एक तो पीने का पानी और एक बेकार पानी। वो जो बेकार पानी निकल रहा है अभी हमारे लिए उसका कोई यूज समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उसको यूज करें। हाँ, ऑब्वियसली बात है, थोड़े बहुत यूज आने लग गए होंगे और हो सकता है आने वाले टाइम में और यूज आने लग जाए। लेकिन वो जो मेन पानी आता है साफ होके, उसको पता है कि उसको पीना है, तो वो अच्छे से यूज आ रहा है, हम उसी के लिए लगाते हैं, उसी के लिए लगाते हैं। वो जो पीने वाला पानी मिलता है उसी के लिए फिल्टर लगाते हैं हम, ठीक है ना। तो अभी वो यूज हो सकता है, यूजलेस हो सकता है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में कोई ना कोई आएगा जो देखेगा कि ये जो पानी बेकार जा रहा है। यही तो रिसर्च है, यही तो डेवलपमेंट है, यही तो बिजनेस बनाते हैं कि भाई वो पानी बेकार हो रहा है, उसको कैसे आगे कैसे किन चीजों में काम में लिया जा सकता है। तो डाइवर्जेंट सीरीज और दोलनी सीरीज अभी हमारी बाकी गणित के साथ अटैच नहीं होती है, ये बेकार है। जैसे वो पानी अभी हमारे पीने का काम नहीं आएगा, खाना बनाने के काम नहीं आएगा, अभी वो काम हमारे नॉर्मल दैनिक जीवन में काम नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में वो काम आने लग जाएगा, कहीं ना कहीं वो ढूंढ ही लेंगे कुछ ना कुछ। वैसे ही अपसारी और दोलनी सीरीज जो है वो हमारे लिए यूजलेस है फिलहाल दिस में। बाद में धीरे धीरे ये काम आने लग जाएंगे, कोई ना कोई आएगा। वैसे डाइवर्जेंट के थोड़े उपयोग अभी आ चुके हैं, रामानुजन ने भी ढूंढे हैं, कुछ कुछ रीमान ने भी ढूंढे हैं, कुछ इफेक्टिव हुआ है ये, लेकिन अभी तक फिलहाल ये हमारी पूरी गणित के साथ अटैच नहीं होते हैं, ये इनकम्पेटिबल है। जैसे ऑल्टो के साथ ट्रैक्टर का टायर अगर आप लगाएंगे तो वो नहीं सेट होगा, तो अभी वैसी कुछ कहानी है। अभी हमारे लिए अगर कोई अनुक्रम अभी सारी हो जाता है, इसका मतलब है वो हमारे गणित के साथ रह सकता है, हमारे गणित में आराम से वो मेल मिलाप वाला बंदा है। लेकिन अगर दोलनी या अपसारी निकल गया तो फिलहाल वो अभी हमारे गणित के साथ रह नहीं सकता, इसे घर छोड़ के जाना होगा। आ जाओ कुछ थ्योरम की बात करते हैं कन्वर्जेंट पे। अभी सारे आ जाएंगे, चिंता मत करना, ऑक्सीलेटिंग और ऑक्सीलेटिंग सब आ जाएंगे, है ना। थ्योरी खूब सारी है इसमें, धीरे धीरे हम सारी थ्योरी पे पहुंच जाएंगे। ए सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट। कोई भी सीक्वेंस एक से ज्यादा लिमिट पे कन्वर्ज नहीं कर सकता। अगर कन्वर्ज कर रहा है, अगर अभिसारी है, तो वो एक ही बिंदु पे एक ही लिमिट पे अभिसारी कर सकता है। सोच सकते हो दो पे क्यों नहीं कर सकता, दो पे क्यों नहीं कर सकता। अब आप सोचो दो की तरफ कैसे जा सकते हो, आप दो की तरफ कैसे जा सकते हो, अब एक की तरफ ही तो जा सकते हो। आपका सीक्वेंस क्रम से जा रहा है, क्रम से जा रहा है लगातार, और ये वाला नंबर फिर ये, वो क्रम से जा रहा है और वो एल की तरफ जा रहा है, तो दो की तरफ कैसे जा सकता है कि L1 की तरफ भी चला जाए, L2 की तरफ भी चला जाए, ऐसा तो नहीं जा सकता। अगर दो की तरफ चला गया तो पहले की तरफ नहीं जा सकता, फिर दोनों की तरफ चला गया तो एक की तरफ चला जाएगा तो दूसरी तरफ कैसे जाएगा, और फिर लगातार कैसे जाएगा, कि हमारा कहानी है लगातार की। हमने कहा कि शुरुआत के नंबर आप मत बोलो, हमें कोई भी नंबर दे दो कि भाई एप्सिलॉन में हम बोलते हैं कि भाई एप्सिलॉन मैंने दे दिया, मुझे एक नंबर बता दो। उस नंबर के बाद जो भी आप मुझे नंबर बताएंगे, उस नंबर के बाद आने वाला हर बंदा एक भी छोड़ूंगा नहीं, फिर हर बंदा एल की तरफ ही जाना चाहिए, उसकी एल से दूरी कम होनी चाहिए। यही तो परिभाषा है सारे। फिर पहले शुरुआत में छूट है, जैसे आपने एप्सिलॉन बराबर मान लीजिए, एप्सिलॉन मैंने जो भी कहा, आपने मुझे नंबर दिया 100 दिया, 100 से पहले 99 मौज करो, जो चाहे जाओ पार्टी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपने मुझे एक नंबर दे दिया, उस नंबर के बाद फिर मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, उस नंबर के बाद आने वाले हर बिंदु को एल की तरफ जाना होगा, फिर जाना होगा, फिर मैं मना नहीं, वो फिर इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ क्रम का महत्व है, तो इसलिए दो लिमिट नहीं हो सकती, है ना। तो ये यहाँ बता रहे हैं, ड्यू टू अबव थ्योरम वी जनरली यूज द टर्म द लिमिट इंस्टेड ऑफ ए लिमिट। इसीलिए हम दा लगाते हैं, लिमिट के आगे ए नहीं लगाते, जैसे इंग्लिश में ए लिखा जाता है, ए लिमिट नहीं बोलते, दा लिमिट बोलते हैं, क्योंकि लिमिट यूनिक होती है, अद्वितीय होती है।
और इंग्लिश में पढ़ा हुआ है कि द हम उन चीजों के साथ लगाते हैं जो यूनिक होती है, अद्वितीय होती है, इसलिए लिमिट को द लिमिट कहते हैं, है ना, ए लिमिट नहीं कहते, क्योंकि लिमिट कोई ये नहीं है कि एक लिमिट है उसकी एक और हो सकती है, ऐसा हो नहीं सकता, एक लिमिट होती है तो वो इकलौती होती है, अगर लिमिट होगी तो इकलौती होगी, इसलिए द लिमिट कहते हैं। ठीक है, अगला, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्सली। कोई भी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट होता है, जो अभिसारी होता है, वो बाउंडेड होता है। हर अभिसारी, अगर कोई अनुक्रम अभिसारी है तो वह परिबद्ध है। मतलब दोनों साइड से बंधा हुआ है। हर अनुक्रम जो अभिसारी होगा वो दोनों साइड से बंधा हुआ होगा। जो भी अनुक्रम होगा, जो अभिसारी अनुक्रम होगा, वो परिबद्ध होगा, वो दोनों साइड से बंधा हुआ होगा, आप दोनों साइड से उसको बांध सकते हैं। हर अभिसारी, अगर अनुक्रम अभिसारी है तो आप उसको दोनों साइड से बांध सकते हैं, परंतु परंतु कोई अनुक्रम अगर परिबद्ध है तो वो अभिसारी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब नहीं नहीं होता, नहीं का मतलब फिर गारंटी खत्म है। पर में गारंटीज होती है कि भाई ऐसा हुआ तो पक्का ऐसा होगा, पक्का ऐसा होगा। और फिर जो नहीं बोल रही है इसका मतलब है वो ग्रे एरिया है, वो सच भी हो सकता है, वो कभी कभी सच हो सकता है, कभी कभी गलत हो सकता है हमेशा गलत हो। अभी तक हमारे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, हम एग्जैक्टली बोल नहीं सकते, क्योंकि गणित में आप या तो एकदम सही बात बोलते हो या एकदम गलत बात बोलते हो। ऐसी बातें नहीं बोलते जो कभी सही और कभी गलत है, क्योंकि वो जो भी आप बोलेंगे लास्ट में होना तो गड़बड़ी है, क्योंकि जो चीज कभी सही और कभी गलत हो सकती है वो आपको फंसा देगी। जो कभी सही कभी गलत हो सकती है वो आपको फंसा देगी। क्यों? क्योंकि आज आप बोल गए, कल जाके कोई कहेगा आपने तो उस दिन ये बोला था, ये देखो ये तो गलत हो गया। आपने उसको गलत बोल दिया तो कल कोई आगे जाके उसको प्रूफ कर देगा कि ये तो सही था, आप फिर गलत हो गए। तो ऐसी चीजें, है ना, ये फिर हो जाता है कि आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप उन चीजों पे कभी ना बोले। जो चीज हमेशा सही है उसके बारे में बोलिए, जो हमेशा गलत है उसके बारे में बोले, लेकिन उसके बारे में कभी मत बोले जो कभी भी सही और गलत दोनों हो सकती है। इन फ्यूचर जाके आपको याद होगा, एक छोटा सा आइडिया याद है मुझे कि नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उसके बाद में एक रैली हुई थी, जिस रैली में दिल्ली के चुनाव थे और दिल्ली के चुनाव में एक रैली हो रही थी। उस रैली में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो है वो वहां गए, रैली थी और रैली में उन्होंने कह दिया, ऐसे कहा कि भाई उसमें पेट्रोल के भाव गिरे थे, अचानक से पेट्रोल के भाव जो थे वो कच्चे तेल के भाव गिरे थे, पेट्रोल का भाव गिरा था और पेट्रोल कम आ गया। 2014 में मोदी जी आए थे नए नए, और नए नए आए थे, आते ही पेट्रोल के भाव भी गिर गए। तो जो लोग थे उन्होंने कहा कि देखो मोदी जी ने कमाल कर दिया, क्योंकि कमाल मोदी जी का नहीं था, ये तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स है, ये सब बदलती है, कोई कमाल करने वाला कुछ होता ही नहीं दुनिया में। सब कुछ आज हर देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, अगर चाइना कुछ भी बदलाव करेगा वो पूरी दुनिया में अफेक्ट होंगे। तो जैसे उसने किया तो कोई हालात, जो ग्लोबल हालात थे वो ऐसे बने कि कच्चे तेल के भाव गिर गए, गिरते ही यहाँ पे भी पेट्रोल डाउन आ गया। पेट्रोल डाउन आ गया तो मोदी जी ने वहां पे रैली में कह दिया कि देखो, लोग कहते हैं कि मोदी भाग्यशाली है, मोदी भाग्यशाली है, तो आप बताइए कि मोदी जी के आते ही पेट्रोल के भाव गिर गए, तो देखिए आपको भाग्यशाली प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चाहिए नहीं चाहिए? तो लोगों ने कहा बिल्कुल चाहिए। अभी बात तो कह दी, ठीक थी, अच्छी लगी, उस समय एकदम सही थी, भाव गिरे थे, मोदी जी भाग्यशाली है, भाव गिरे। लेकिन कुछ दिनों बाद वही ग्लोबल हालात बदले और पेट्रोल पहुंच गए 120। अब अब तो यही होता है, कई चीजों के क्रेडिट नहीं लेने चाहिए जब तक आपको ये नहीं पता कि वो हमेशा सही रहने वाला है या नहीं रहना है। दो ही चीजों पे आप हमेशा सही रहेंगे, जो चीज गलत है उसको बोलिए, जो हमेशा गलत है उसको बोलिए, जो हमेशा सही है उसको बोलिए, जो परिस्थितिवश सही या गलत है उसको मत बोलिए, क्योंकि आपके कभी ये छोड़ा हुआ तीर कभी आपको वापस लगेगा। ये वो तीर है जो वापस आगे लगता है, और वही वापस आगे लगा, फिर वही वापस आगे लगा। ये भाग्यशाली है प्रधानमंत्री जी, तो भाव गिरे थे, अब क्या हुआ, अब ये भाग्यशाली का क्या हुआ, तो कहानी बिगड़ गई ना। तो वही चीजें, तो इसलिए इन चीजों के क्रेडिट लेने से हमेशा बचना चाहिए, जो चीजें बदल भी सकती है, चेंज भी हो सकती है। तो इसीलिए गणित में इन चीजों का बड़ा खास ध्यान रखा गया। गणित में आपसे दो बातें बोलते हैं, जो हमेशा गलत है या जो हमेशा सही है। जो कभी सही कभी गलत है उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते, नो कमेंट प्लीज, है ना, इसलिए वो नहीं बोला गया। ठीक है, ध्यान रखिए, ये बात बहुत जरूरी चीज है। गणित आपको बहुत कुछ और भी सिखाएगा जीवन के बारे में भी। ठीक है,
कितना ही बोलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो सीक्वेंस परिबद्ध है, क्योंकि देखो परिबद्ध अभिसारी परिबद्ध कैसे हो जाता है, अभिसारी परिबद्ध कैसे हो जाता है, क्योंकि भैया बंद गया है, भैया बंद गया है। कैसे बंद गया? आ जाओ, आपका अनुक्रम परिबद्ध है, सॉरी अभिसारी है, आप एक अभिसारी अनुक्रम ले लो। अब अभिसारी अनुक्रम होने का मतलब ये हुआ कि कोई एल है जिसकी तरफ अग्रेसिव रूप से आपका सीक्वेंस बढ़ रहा है ना, उस पॉइंट की तरफ अग्रेसिव रूप से आपका सीक्वेंस उसकी तरफ बढ़े जा रहा है, और बढ़े चलो और बढ़े चलो, जाके बस एक कम एक हो जाओ, है ना, एक कम एक हो जाओ, तो वो ये हो गया। अब सीक्वेंस अभिसारी है, अभिसारी है, इसका मतलब है कि मैं जो भी एप्सिलॉन बोलूंगा आप उसके लिए मुझे एक नंबर बता देंगे, जो भी मैं एप्सिलॉन बोलूंगा आप मुझे उसके लिए एक नंबर दे देंगे। मैंने फिलहाल बोला ये वाला कि ये एप्सिलॉन है, फॉर एग्जांपल मैंने 0.1 ले लिया। 0.1 अगर अभिसारी है तो नंबर आपको मिलेगा, हर दूरी के लिए एक नंबर होगा, और आपने मुझे नंबर दे दिया कि ये रहा 1000 नंबर या 10,000 नंबर या 1,00,000 नंबर। आपने कहा कि भाई 1,00,000 वाला, क्योंकि अनुक्रम अभिसारी है तो नंबर है, हर दूरी के लिए नंबर है कि भाई ये नंबर ले लो, और इस नंबर के बाद वाले जितने भी लोग आएंगे वो इस दूरी के अंदर अंदर होंगे। ठीक है। अच्छा, 1000 तो 1000 से पहले पहले वाले बाहर होंगे, 1000 से पहले पहले वाले बाहर होंगे, ये 999 बंदे बाहर होंगे, ये बाहर है। अब ये पता है कि ये अभिसारी है, ये अभिसारी है, इसका मतलब है कि ये एल से आगे नहीं जा रहे होंगे, एल से आगे नहीं जा रहे होंगे, एल पे रुक गए होंगे, इधर एक साइड से एल से रुक गए होंगे, एक साइड एल ने रोक ली होगी। अच्छा, दूसरी साइड आ जाओ, ये एप्सिलॉन दूरी पर सारे पॉइंट आ गए, मतलब ये दूरी होगी एल माइनस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन होगी ना, एल माइनस एप्सिलॉन होगी, एप्सिलॉन दूरी माइनस कर दो, एल माइनस एप्सिलॉन, यानी ये पॉइंट जो यहाँ वाला पॉइंट है, ये एल माइनस, इस पॉइंट के बाद वाले आपके अनंत बिंदु एल माइनस एप्सिलॉन से बड़े हैं, यानी आपकी जो अनंत बिंदु है इसके बीच में ये एल माइनस एप्सिलॉन से बड़े और एल से छोटे हैं, मतलब बाउंड है। और ये बाउंड है, ये 999 बिंदु है, इनमें तो पता ऐसे ही कर लेंगे भैया तुम में सबसे बड़ा कौन है, इनमें से पता कर लो कि सबसे छोटा कौन है, इनमें से पता कर लो कि सबसे छोटा कौन है। ये तो परिमित बिंदु है, और परिमित बिंदु जब होते हैं, जब परिमित बिंदु होते हैं तो आप आराम से पता कर सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो ये जो 999 बिंदु हो, इनमें से पता कर लो कि सबसे छोटा कौन है, जो भी इनमें से सबसे छोटा हो वो ले लो, प्लस ये एल ले लो, पूरा अनुक्रम इसके बीच में आ जाएगा, पूरा अनुक्रम इसके बीच में आ जाएगा। तो इनका तो पता है, ये जो अनंत बिंदु है ये एल और एल माइनस एप्सिलॉन के बीच में आ गए हैं, ये तो बाउंड हो गए, और वो परिमित है, उनको तो ऐसे पकड़ लेंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, 10,000 होंगे, 1,00,000 होंगे, और 1,00,000 पॉइंटों में कोई दिक्कत नहीं है, आप कंप्यूटर में डाल दो और कंप्यूटर को कह दो कि भैया बता दो इसमें से मैक्सिमम कौन है, तो बता देंगे, मिनिमम कौन है बता दो, वो बता देगा, वो जो मिनिमम है वो ले लो, ये इधर से वो मिनिमम और ये एल, इसके बीच में आपका अनुक्रम आ जाएगा। इसीलिए अभिसारी अनुक्रम बाउंड हो जाता है, बंद जाता है, क्यों? क्योंकि कारण अब बाउंडेड हो जाएगा तो अभिसारी होगा नहीं, क्यों? बाउंडेड होने का मतलब ये कि बंधा हुआ है, और बंधा होने का ये मतलब नहीं है कि वो उसकी तरफ जा रहा है, बंधा होना और किसी की तरफ जाने में अंतर है, बंधा हुआ होना और किसी की तरफ जाने में अंतर है, किसी की तरफ जा ही ना, बस बंधा हुआ है, तो सिर्फ बंधा हुआ है, सिर्फ ये पता है कि भैया ये दो चीजों को पार नहीं करेगा, इन दो चीजों को पार नहीं करेगा, लेकिन जा कहीं नहीं रहा, क्योंकि अनुक्रम लिमिट जो है उसका आइडिया है जाने का, आपका अनुक्रम जा रहा है, अब जाए नहीं, सिर्फ एक जगह है, बस एक खेत है उसके अंदर फिक्स है, बस उसी के अंदर ही अनुक्रम आएगा, लेकिन जा कहीं नहीं रहा, अब जा कहीं नहीं रहा तो फिर लिमिट नहीं होगी, इसलिए बाउंडेड अगर हुआ तो कोई गारंटी नहीं है। फ्रॉम द अबव थ्योरम वी कंक्लूड दैट बाउंडनेस इज नेसेसरी कंडीशन, कोई भी सीक्वेंस, कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा तो वो बाउंडेड जरूर होगा, लेकिन बाउंडेड होगा इसका मतलब कन्वर्जेंट तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक आवश्यक शर्त होगी। जब भी इसका मतलब एक साइड से सही है नहीं है, जब भी अभिसारी होगा मतलब बाउंडेड होगा, यानी हर अभिसारी अनुक्रम के अंदर बाउंडेड जरूर होगा, वो परिबद्ध जरूर होगा, तो कोई सीक्वेंस परिबद्ध ना हो, अपरिबद्ध हो, तो समझ जाओ कि वो अभिसारी हो ही नहीं सकता, अगर अनबाउंडेड हो, अपरिबद्ध हो, तो समझ जाओ वो अभिसारी हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अभिसारी होना आवश्यक शर्त, बाउंडेड होना, परिबद्ध होना आवश्यक शर्त हो गया, एक तरह से आवश्यक शर्त बन गया है, क्योंकि हर अभिसारी अनुक्रम
हर अभिसारी अनुक्रम, जैसे आप कहो कि एक व्यक्ति, इंसान अगर है तो उसकी 2 आंखें हैं, तो इसका मतलब आप इससे एक नतीजा तो ये निकाल सकते हैं कि जिसकी 2 आंखें नहीं है फिर वो इंसान नहीं हो सकता। जिसकी 2 आंखें नहीं है वो इंसान नहीं हो सकता। आपने क्या कहा? इंसानों के 2 आंखें होती है। इंसानों के 2 आंखें होती हैं। अगर कोई ऐसा प्राणी मिल गया जिसके 1 आंख है तो इंसान तो नहीं है, क्योंकि इंसानों की तो 2 आंखें होती है, तो उसकी तो 1 आंख है, तो इंसान तो नहीं हो सकता। तो आप इसको रिवर्स में भी काम में ले सकते हैं। कोई अगर अपरिबद्ध है, कोई अनबाउंडेड है, तो फिर वो अभिसारी भी नहीं है, क्योंकि अभिसारी होगा तो बाउंडेड होगा, अभिसारी होगा तो बाउंडेड होगा। तो अगर अपरिबद्ध है तो फिर अभिसारी नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो इसे 2 साइड से आप इसी थ्योरम को 2 साइड से पढ़ सकते हैं, 2 तरीके से काम में ले सकते हैं। एक तो अभिसारी है, क्योंकि है ना, एक साइड वाली थ्योरम को आप रिवर्स में भी पढ़ सकते हैं। अभिसारी है तो परिबद्ध है, और अपरिबद्ध है, अनबाउंडेड है, तो अभिसारी नहीं है। परिबद्ध नहीं है तो अभिसारी भी नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार इस परिभाषा को अभिसारी होने की एक और शर्त, वैसे अभी आएगा कोशी सीक्वेंस, कोशी अनुक्रम। कोशी अनुक्रम या कोशी सीक्वेंस। एक सीक्वेंस को कोशी सीक्वेंस कहते हैं अगर ये शर्त पूरी हो। अब ये शर्त लिखी पड़ी है ये, और अच्छी बात ये है कि जो कोशी सीक्वेंस होता है, अभी पढ़ा रहा हूँ पहले, तो जो कोशी सीक्वेंस होते हैं वो अभिसारी अनुक्रम भी होते हैं। हर कोशी अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम भी होता है। रियल नंबरों की एक खास बात ये होती है कि रियल नंबरों में बनने वाला हर कोशी अनुक्रम, जो भी कोशी बनता है तो वो अभिसारी भी होता है, और हर अभिसारी कोशी भी होता है। यानी कोशी और अभिसारी दोनों एक होते हैं। देखने में शर्तें अलग अलग है, दोनों में भिन्न है, लेकिन रियल नाम जो है उसकी खास बात यह है कि वहां हर कोशी अभिसारी होता है, हर अभिसारी कोशी होता है। शर्त क्या है, पहले वो शर्त देखो। शर्त ये है कि अब यहाँ कहीं जानने वाला आइडिया नहीं है कि आप कहीं जाओ, कहीं पहुंचो, पहुंचने वाला, कोशी को पहुंचने वाला आइडिया नहीं है। कोशी का आइडिया ये है कि आपका अनुक्रम ऐसा होना चाहिए कि मैं कोई भी दूरी बताऊं, कोई भी दूरी बताऊं, कोई भी दूरी बताऊं, वह दूरी बताने के बाद सोचो, यहाँ पे अब दिमाग में देखना, विजुलाइज करना, मैं आपको कोई भी दूरी बताऊं, उस दूरी के बाद मुझे आप एक नंबर बताएंगे। हर दूरी के वजह, अब कोई अभिसारी वाली शर्त सा जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ जाने का आइडिया नहीं है, यहाँ जाने का आइडिया नहीं है, कहीं जा नहीं रहे हैं, बस मैं सिर्फ आपसे एक नंबर पूछूंगा, मैं एक एप्सिलॉन बताऊंगा, आपको मुझे एक नंबर बताना होगा। एक नंबर बताना होगा, नंबर भी कैसा बताना होगा, ऐसा नंबर बताना होगा उस नंबर के बाद, उस नंबर के बाद आने वाले अनुक्रम के प्रत्येक सदस्य में से कोई भी 2 सदस्य मैं चुनूंगा, कोई भी 2 अपनी मर्जी से, उनके बीच की दूरी निकालूंगा, और उनके बीच की दूरी एप्सिलॉन से कम आनी चाहिए। आपको एक नंबर सोच के, आप कोई बात नहीं, गलती होगी दूसरा नंबर बता दो, आप 50 बार ट्राई कर लो, हजारों बार ट्राई कर लो, आपको हर बार एक नंबर बताना होगा। लेकिन नंबर बताने के बाद जो भी आप नंबर बता देते हैं, करेक्शन कर सकते हैं 1000 बार, आप अनंत बार करेक्शन कर सकते हैं। नंबर सोच समझ के बोल दीजिएगा, जब आप हाथ खड़े करोगे तभी माना जाएगा कि आप आउट है, वरना आप ट्राई कर सकते हैं। हर एप्सिलॉन के मुझे आपको एक नंबर बताना होगा, जो आप नंबर बताएंगे उस नंबर के बाद जितने भी अवयव हैं, वो सारे अवयवों में से मैं कोई भी 2 अवयव चुनकर बीच की दूरी निकालूंगा, और उनके बीच की दूरी एप्सिलॉन से कम आनी चाहिए। आ जाओ इसको समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये आपका कोई अनुक्रम है, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या आइडिया है, इसमें आइडिया है कि मैं आपको एक दूरी बोलूंगा और बार बार बोलता रहूंगा, बार बार बोलता रहूंगा, ये कोई एक बार की बात नहीं है, हर बार मैं बोलता रहूंगा, अनंत बार बोलता रहूंगा, लेकिन हर बार आपको मुझे जवाब देना होगा। हर बार एक एप्सिलॉन बोलूंगा,
उसके बदले आपको मुझे एक नंबर बोलना होगा, एक नेचुरल नंबर बताना होगा। नेचुरल नंबर कौन सा बताना होगा? ऐसा नेचुरल नंबर बताना, हमने सीक्वेंस को देख के बताना होगा। ऐसा नंबर बताना पड़ेगा, जो भी आप नंबर मुझे बोलोगे उस नंबर के बाद में आने वाले समस्त पद, उस नंबर के बाद में आने वाले जो भी आप नंबर मुझे बोलते हैं, पहले तो आप दूरी बोलेंगे एप्सिलॉन, फिर मैं आपको एक नंबर बोलूंगा। सपोज करो मैंने नंबर बोला 1000, तो इस सीक्वेंस में जहां पे भी 1000 आ रहा है, जहां पे भी 1000वां पद आ रहा है, 1000वां पद और 1000वें पद के बाद वाले पद जितने भी हैं, फिर सारे पद, इनके बीच में मैं किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालूं तो यह दूरी एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि आपका सीक्वेंस इस दूरी के अंदर अंदर फिट हो जाएगा। क्योंकि अब मैं कोई भी दो बिंदु ले सकता हूं, कोई भी दो ले सकता हूं, किनारे किनारे ले लूं, अच्छी बात है, किनारा किनारा, और ये किनारे के बीच की दूरी यानी बाकी सारे बिंदु इसके बीच में होंगे, इनकी दूरी एप्सिलॉन से कम होगी। यानी आपका सीक्वेंस अब 1000 के बाद में जितने भी बिंदु आएंगे वो इतनी सी दूरी के अंदर अंदर फिट हो जाएगा। इतनी सी दूरी के अंदर अंदर आपका सीक्वेंस फिट हो गया। आपने 1000 नंबर बोला, सोचो ये 1000 नंबर क्या है। 1000 नंबर बोलने का मतलब है कि इससे पहले जो 1000 पॉइंट है वो इससे बाहर है, लेकिन 1000वें बिंदु, 1000वां जो पॉइंट है, उस पॉइंट से लेकर उसके बाद में जितने भी पॉइंट आएंगे उनके बीच की दूरी एप्सिलॉन से कम ही रहेगी। यानी कॉर्नर टू कॉर्नर भी मिलाऊं मैं तो वो दूरी 0.1 से अब कम रहेगी। और ये नंबर मैं चेंज करूंगा, अभी रुकूंगा थोड़ी और चेंज करूंगा। ये मैंने चेंज किया, 0.01 किया, फिर नंबर बताओ, फिर नंबर बताओ, फिर आपने नंबर बताया मान लो 10,000। यानी अब मैं दूरी ले लूंगा इतनी, कि ये रहा, ये दूरी मैंने कम कर दी, कि कर इतनी दूरी से लूंगा, कोई बात नहीं, इतनी दूरी ले रहे हो ले लो। 10,000वां पॉइंट होगा, 10,000वें पॉइंट के बाद वाले कोई भी पॉइंट को ले लेना, उनकी बीच की दूरी इससे कम आएगी और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब यहाँ पे चलने वाला आइडिया नहीं है, यहाँ चलने वाला आइडिया नहीं है कि कोई चल रहा है, लेकिन फिर भी ये चलते हुए नजर आएंगे। कोशी सीक्वेंस अभिसारी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर की बनावट ऐसी है कि रियल नंबर में जब आप दूरी कम करते जा रहे हैं, आप नंबर बोलते जा रहे हैं, तो एक तरह से आप चल ही रहे हैं। आप, मैंने एप्सिलॉन कम किया, आपने नंबर बोला 100, अब मैं और एप्सिलॉन कम करूंगा तो आप नंबर और बड़ा बोलोगे, बड़ा बोलोगे, इसका मतलब सीक्वेंस एक तरह से चल रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं दूरी कम करता जा रहा हूँ, जो भी दूरी आप बताएंगे उसके बाहर आपके हमेशा परिमित बिंदु होंगे। 1000 होंगे, 10,000 होंगे, 1,00,000 होंगे, 1 करोड़ होंगे, बाहर जो बिंदु होंगे वो तो परिमित ही होंगे। यानी उस छोटे से इलाके के अंदर जो आप एप्सिलॉन सेट करेंगे उसके अंदर अनंत बिंदु होंगे, और आप हर बार एप्सिलॉन कम करते जाएंगे, हर बार कम करते जाएंगे, और बाहर कितने रहेंगे हर बार? परिमित। क्यों? पिछली बार 100 छोड़े थे बाहर, इस बार 9,999 बाहर छोड़े, अगली बार 1,00,000 बाहर छोड़ दोगे, उससे अगली बार 1 करोड़ बाहर छोड़ दोगे, उससे अगली बार 1 अरब बाहर छोड़ दोगे, तो छोड़ोगे तो परिमिति, तो अंदर कितने बचेंगे? फिर टोटल आपके पास अनंत है, टोटल आपके पास अनंत है। अनंत में से जो भी आप m तरह करेंगे उसको कम कर देना, अंदर कितने बच जाएंगे? अनंत। यानी हमेशा उस छोटे से पैकेट के अंदर आपके अनंत बिंदु इकट्ठे हो जाएंगे। यानी ये हो रहा है, और ये फाइनली एक बिंदु पे पहुंच जाएगा। कोशी सीक्वेंस लिमिट का आइडिया नहीं है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। एस सीक्वेंस को, जो सीक्वेंस ऐसा होता है उसको कोशी सीक्वेंस कहते हैं। कोई भी सीक्वेंस ऐसा होता है तो उसको कोशी सीक्वेंस कहते हैं। और रियल नंबरों में खास बात ये होती है, वास्तविक संख्याओं में ये दोनों एक ही चीज हो जाते हैं। यानी हर कोशी सीक्वेंस के पास लिमिट भी हो जाएगी। ये वास्तविक संख्याओं की खास बात है। वास्तविक संख्या में हर अभिसारी अनुक्रम कोशी होता है और हर कोशी अभिसारी होता है। हर अभिसारी अनुक्रम कोशी होता है, हर कोशी अनुक्रम अभिसारी होता है। यानी कोशी अनुक्रम अभिसारी होता है, इसका मतलब कोशी अनुक्रम के पास लिमिट होगी, वरना कोशी अनुक्रम को लिमिट की जरूरत नहीं है, लिमिट की जरूरत नहीं है। लेकिन कोशी अनुक्रम अभिसारी होता है, इसलिए इसके पास लिमिट आ जाती है, आ जाती है, उसको कोई लिमिट की जरूरत नहीं है। कोशी अनुक्रम की परिभाषा में कहीं लिमिट वाला कंसेप्ट नहीं है, इसको लिमिट वाला आइडिया नहीं है। ये आइडिया है दूरी वाला। बिंदु भेड़ा 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 भेड़ा, मतलब भेड़ा शब्द का मतलब इकट्ठा इकट्ठा इकट्ठा, इसका आइडिया इकट्ठा, कि भैया बिंदु इकट्ठे होने चाहिए, इकट्ठे इकट्ठे इकट्ठे, इस तरीके से छोटे 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 और छोटे एरिया के अंदर बिंदु इकट्ठे होने चाहिए, इसका इकट्ठा करने का आइडिया है।
लेकिन ये इकट्ठे होते होते एक नंबर पे पहुंच भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी थ्योरम कहती है कि हर कोशीय अनुक्रम अभिसारी होता है, अभिसारी अनुक्रम कोशीय होता है। इस वजह से बेचारे कोशीय अनुक्रम को भी लिमिट मिल जाएगी, उसको लिमिट की जरूरत नहीं है। लेकिन रियल नंबरों की बनावट ही ऐसी है। आप कोई मंदिर जाएगा तो प्रसाद भी मिल जाएगा, तो मिल गया प्रसाद, तो वही हो गया, बेचारा चला गया तो मिल गया। तो इंपॉर्टेंट कहानी ये बन जाती है इससे, जो भी स्पेस जिसके अंदर अभिसारी और कोशी में कोई फर्क नहीं होता, जहां कोशी ही अभिसारी है, अभिसारी ही कोशी है, ऐसे स्पेस को कंप्लीट स्पेस कहा जाता है। ऐसे स्पेस को कंप्लीट स्पेस कहा जाता है जिसमें कोशी, देखिए कोशी का आइडिया अलग है, मैंने पहले ही समझा रहा हूँ, कोशी का आइडिया अलग है। तो रियल नंबरों की बनावट ही ऐसी है कि यहाँ पर जब आप इकट्ठा करते हैं तो कहीं पहुंच भी जाते हैं, जब आप इकट्ठा करते हैं तो पहुंच भी जाता है। जैसे हम कहते हैं पढ़ाई का गुण ही ऐसा है, जब आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। आप तो पढ़ रहे हो लेकिन वो पढ़ाई आपको पहुंचा ही देगी। हम कहते नहीं कहते हमारे जीवन में, हम कहते हैं कि आप पढ़ो, बस आप पढ़ो, वो आपको अपने आप पहुंचा देगी कहीं ना कहीं। तो ये गुण ही ऐसा ही है। अब क्या करें, हमारे रियल नंबरों की बनावट ही ऐसी है कि हम तो कोशी अनुक्रम में तो खाली इकट्ठा कर रहे हैं, अब वो इकट्ठा करते करते कहीं पहुंच भी गए। ये रियल नंबरों की बनावट ऐसी है कि इसकी बनावट ऐसी है कि जब आप बिंदु को इकट्ठा करते हैं तो बिंदु कहीं पहुंच भी जाते हैं। जैसे पढ़ाई करोगे तो कहीं पहुंच भी जाओगे, सेम वही है। इन्होंने तो पढ़ाई की थी, ये तो बेचारे एक जगह इकट्ठा होकर ग्रुप स्टडी कर रहे थे, एक जगह इकट्ठा होकर ग्रुप स्टडी कर रहे थे, पता चला सबका करियर बन गया, सब कहीं ना कहीं पहुंच गए। ऐसा हुआ यहाँ तो ये जो स्पेस है इनको कंप्लीट स्पेस कहा जाता है जिनमें ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर स्पेस में ऐसा होता है, नहीं, कई स्पेस ऐसे भी है जो कंप्लीट स्पेस नहीं होते, जहां पे इकट्ठा होने से आप अभिसारी नहीं होते, कोशी अलग रह जाता है, अभिसारी अनुक्रम अलग रह जाता है। हर अभिसारी कोशी होता है, ये तो हर स्पेस में होता है, हर स्पेस में अभिसारी कोशी होता है, चाहे स्पेस कैसा भी हो, कंप्लीट हो चाहे मत हो, हर स्पेस जो अभिसारी है वहां कोशी होता है। लेकिन कोशी अभिसारी होता है, इकट्ठा होता है ना। जैसे कहते हैं जो सफल हुआ है वो पढ़ाई तो किया होगा, जो सफल हुआ है उसने पढ़ाई तो की होगी, लेकिन किसी ने पढ़ाई की होगी तो वो सफल हुआ होगा, इसका प्रमाण थोड़ा सा मुश्किल है। तो सेम वही कहानी आ जाती है कि हर अभिसारी स्पेस चाहे कोई भी हो, एनी स्पेस, चाहे वो रियल नंबरों का हो और चाहे कोई और हो, हर स्पेस जो अभिसारी होता है वो कोशी होता ही होता है। जो भी अभिसारी है वो कोशी पक्का होगा। एनी स्पेस, कोई भी स्पेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप रियल नंबरों पे चले जाओ, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबरों पे चले जाओ, और चाहे किसी और पे चले जाओ, आप किसी भी स्पेस पे चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर अभिसारी कोशी होगा। लेकिन सिर्फ कंप्लीट स्पेस ही ऐसा होगा जिसमें हर कोशी अभिसारी भी होगा, और रियल नंबर उसमें से एक है, रियल नंबर उसमें से एक है। तो इसको गलत फहमी में मत डाल लीजिएगा कि कोशी हमेशा अभिसारी होता है, हमेशा नहीं होता। सिर्फ उस स्पेस के अंदर जिसमें एक खास बात होती है, जैसे रियल नंबर, रियल नंबर वो खास स्पेस है जिसके अंदर इकट्ठा होते ही लिमिट मिल जाती है। अगर आप इकट्ठा हो रहे हो तो आपको एक लिमिट मिल जाएगी। बात पकड़ रहे हो, समझ में आ रही है कहानी क्या है? ये सोचने का आइडिया ज्यादा है, यहाँ पे ना चिंतन करने का, यहाँ चिंतन करो कि क्या हो रहा है, चिंतन करके देखो कि क्या हो रहा है। कहानी, राम कहानी क्या है ये, कहाँ जा रहे हैं ये लोग, इकट्ठा होके कहाँ जा रहे हैं, कौन सी क्रांति ला रहे हैं ये लोग, है ना, इसको गौर करो। और अगर ये चीजें अभी जो पढ़ रहे हो आप, अगर आप, हाँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छा है आपके लिए, ये बन जाएगा, एक बहुत अच्छी चीज आप लोगों के लिए बन जाएगी। अगर आप लोग ये थ्योरी के साथ कंफर्टेबल हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप इस थ्योरी के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप CSIR नेट मटेरियल हैं, आप CSIR नेट के लिए एलिजिबल है। और अगर ये जो चीजें हैं ये आपको परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही है, और धुआं निकल रहा है, तो आप CSIR नेट के लिए बिल्कुल भी कतई ना जाएं, क्योंकि CSIR नेट में आपको ये मिलने वाले हैं, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें आपको CSIR नेट में भर भर के बड़े बड़े मात्रा में आपको मिलने वाली है। CSIR नेट इसी पे आधारित होता है, वो सवालों पे आधारित नहीं होता, वो थ्योरी पे आधारित होता है, वो जिसको हम कहते हैं कंसेप्ट। क्योंकि मैं नॉर्मली कहता रहता हूँ कि CSIR नेट अलग है, अलग है, क्यों अलग है, उसका कारण ये है कि वो कंसेप्चुअल है, वो कंसेप्टों पे काम करेगा। वो आपको ये नहीं पूछेगा कि ये कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, वो कंसेप्टों के साथ खेलेगा, एप्सिलॉन के साथ खेलेगा, एप्सिलॉन/2 कर देगा, तो ऐसी चीजें वो आपके साथ करेगा।
अरे भाई आप लोग, मैं इग्नोर नहीं करता, आप लोग इग्नोर करते हो। कल का लेक्चर देखो, कल के लेक्चर में मैंने 10 मिनट तक ये समझाया है कि ये चीजें इंग्लिश में क्यों आई है। हेमंत कल का लेक्चर देखो और उसमें देखो मैंने 10 मिनट तक ये समझाया है कि ये चीजें इंग्लिश में क्यों आई है। और इससे पहले वाले जो लेक्चर पढ़े हैं उसमें हिंदी में पढ़ाया हुआ है मैंने। इससे पहले वाले लेक्चर देख लो, हिंदी में है, और नहीं है तो लाओ मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये शेयर, ये रहा हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का, है ना। ये देखो, ये रहे डिटेल वीडियो, ठीक है। ये देखो, ये ले, अब मैं पढ़ के बताओ बेटा, कट्ठा सिंह। ये लेक्चर है, ठीक है, आना देखता जाओ। ये लास्ट टाइम का पढ़ाया है, और कदे इंग्लिश मिल जावे तो मैं बता दीजिए। ये रहे फर्स्ट टाइम, ठीक है। वो लेक्चर 1 है और वो लेक्चर 2 है। ठीक है, और इनमें कितना और लेक्चर है सारा के दिखाऊं। लास्ट लेक्चर दिखा दिया मैं, और ये लास्ट लेक्चर है 13, और ये 13, ठीक है। अब ये लोगरिथम टेस्ट है, थोड़ी नाम इंग्लिश में लिख दियो तो अबेल को नाम घर का भी इंग्लिश में कर दिए, ठीक है। ये रहे, अच्छा ये तो है हमारे कंपटीशन लेक्चर। इससे पहले जो फाउंडेशन लेक्चर है वो भी दिखा देता हूँ। इससे पहले जो फाउंडेशन लेक्चर है वो भी देख लो, सीक्वेंस एंड सीरीज। और ये पिछले साल में क्या क्या पूछा गया है वो देख लो। ये रहा, ठीक है। बीच में कैमरा आ रहा है, देखो। हुई बात, ठीक है। हिंदी में है सारा, और एक के बाद में फाउंडेशन भी थे, देख लीजिए। फाउंडेशन वाला भी हिंदी में है। मैं दिखाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर हिंदी वाले में जाओगे तो और टाइम लगेगा, देख लेना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में दूसरा ये जो लेक्चर चल रहा है, ये जो लेक्चर चल रहा है इसमें मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि जो थ्योरी है वो हिंदी में पहले पढ़ाई हुई है, फाउंडेशन में भी हिंदी में पढ़ाई हुई है, और पिछले वाले जो लेक्चर थे उसमें भी हिंदी में पढ़ाई थी। इस बार मैंने ये तय किया था, इस बार मैं अच्छी किताब से थ्योरी लेके आऊंगा, अच्छी किताब से, अच्छी किताब है। और मैंने एक चीज बताई थी कि ग्रेजुएशन की जो किताबें आती है वो सारी की सारी इंग्लिश में आती है, सारी की सारी टोटल की टोटल इंग्लिश में आती है, हिंदी में अवेलेबल नहीं होती। सिर्फ नवकार पब्लिकेशन की बुक है जो मैं ऑलरेडी आपको पिछली बार पढ़ा चुका हूँ। नवकार से वो जो थ्योरी थी वो मैं पढ़ा चुका, अब दोबारा मैं नवकार से पढ़ाऊंगा तो फायदा नहीं होगा, दोबारा मैं अगर उससे पढ़ाऊंगा तो फायदा नहीं होगा। हाँ, पहले हेमंत सुन तो लो पूरी बात, सिर्फ आरोप लगाने से पहले सुना करो तो सही, पहले वीडियो देखा करो आगे पीछे के, फिर उसके बाद आरोप प्रत्यारोप करा करो। उसके बाद था लेक्चर देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कल का लेक्चर हुआ पड़ा है, जाके देखो लास्ट लेक्चर हुआ हुआ, ये लेक्चर कौन सा चल रहा है, 3rd या 4th चल रहा है, से पीछे वाला जाके देखो। मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे कि ये चीजें इंग्लिश में मैंने क्यों डाली है, और कारण अभी दोबारा समझा देता हूँ एक बार फिर से ताकि तुम्हें याद रहे, कि मैंने कहा था कि जो ग्रेजुएशन की थ्योरी होती है वो आपको मैं नवकार से करा चुका हूँ, और नवकार से ऑलरेडी हो चुकी है, अगर वही थ्योरी में दोबारा कराऊंगा तो उतना अच्छा नहीं रहेगा। और दूसरा, नवकार में खुद में भी काफी गलती है, उसकी थ्योरी में खुद में काफी गलती है। तो इस बार मैंने सोचा कि कोई स्टैंडर्ड बुक उठाते हैं और कोई बढ़िया बुक उठाते हैं, और बढ़िया बुक में मैंने तय किया था कि इस बार जो अच्छी बुक चलती है, जो हम नॉर्मली CSIR नेट में या इनमें इस्तेमाल करते हैं, वो बुक से मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा। उस थ्योरी को लेके आया, अब इनको मैंने थ्योरी पे लिख दिया, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इनको हिंदी में कन्वर्ट करूंगा तो ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि इनका हिंदी कन्वर्जेशन जो चेंज करना होगा, जो ट्रांसफॉर्म करेंगे,
आप इसको चेंज करोगे, क्योंकि आप फिर एग्जैक्टली आप उसकी हिंदी नहीं बना सकते। एग्जैक्टली आप हिंदी नहीं बना सकते, किसी भी के ले लो आप चीजों को उठा के आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो वो एग्जैक्टली वैसी हिंदी बनेगी नहीं, फिर वो गलत हिंदी बन जाएगी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि आप थ्योरी को लिख देते हैं। इतने बच्चे कमजोर है नहीं कि इतना भी ना पढ़ सके। फिर दूसरा, आप समझा तो रहे ही हो, आप सामने तो बैठे ही हो, आप समझा ही रहे हो। अब एक चीज सोचो, कन्वर्जेंट को यार अभिसारी की जगह कन्वर्जेंट बोल दिया, कितना खून पी रहा है आपका, कितना परेशान करेगा आपको। अभिसारी और कन्वर्जेंट इतना भी एडजस्ट नहीं होगा। पॉजिटिव इंटीजर, बीएससी की तो जरूरत नहीं पड़ेगी पॉजिटिव इंटीजर को समझने के लिए कि पॉजिटिव इंटीजर सर हमने तो पहली बार ही सुना है, ये भी आपने सुना होगा। अच्छा, उसके बाद में हर चीज को मैं समझा ही रहा हूँ, हर चीज को भी मैं साथ में समझा रहा हूँ। ए को ए ही कहते हैं, बी को बी ही कहते हैं, ए एन को ए एन ही कहते हैं, बी एन को बी एन ही कहते हैं। अब ये जो मैंने थ्योरम वर्ड लिख दिया, थ्योरम वर्ड लिख दिया, से कितना फर्क पड़ गया। और इतनी इंग्लिश भी आप एडजस्ट नहीं करते हैं, आप नाम अपना इंग्लिश में लिखते हैं। कितने लोग हैं जो अपने नाम हिंदी में लिखते हैं? कितने लोग हैं आप में से जो अपना नाम हिंदी में लिखते हैं? कितने लोग हैं जो फॉर्म भरने जाते हैं वो हिंदी में लेके आते हैं? इतना तो एडजस्ट होता ही है आप लोगों से। शिकायत कर सकते हैं आप कि भाई इतनी प्रॉब्लम है हमें कि हमें तो पूरी हिंदी चाहिए। और पूरी हिंदी ग्रेजुएशन पार्ट में, अगर आप पीजी का पार्ट पढ़ेंगे तो पीजी में तो साफ है, पीजी में तो आपको हिंदी नहीं मिलेगी, पीजी में तो आपको हिंदी नहीं मिलेगी। पीजी का तो पूरा कंटेंट इंग्लिश का ही मिलेगा, वो हिंदी मिल ही नहीं सकता क्योंकि पीजी हिंदी में होती ही नहीं है। पीजी तो कहीं भी हिंदी में नहीं होती, पीजी तो हर जगह इंग्लिश में होती है। तो पीजी का जो कंटेंट है वो तो पूरा इंग्लिश में मिलेगा। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैंने पहले ही कहा था, अगर आप उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आप उसको बिगाड़ देंगे। उसका ट्रांसलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ वेन एवर लिखा हुआ है, अब इसका हिंदी वर्ड मैं करूंगा, हिंदी में इसको कन्वर्ट करूंगा तो इसकी अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। इससे बेहतर है कि जो ऐसे लिखा हुआ है इसको मैं खुद आपको समझा दूं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ही समझा दूं कि क्या लिखा हुआ है। और इतनी हिंदी आप एडजस्ट कर सकते हैं, इतनी इंग्लिश आप एडजस्ट कर सकते हैं कि इतनी भी प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, फिर भी आप मानते हैं आप लोग एकदम हिंदी भाषी हैं, तो पुराने लेक्चर पढ़े हैं आप लोगों के, वो पढ़ लो, परिभाषाएं वहां पे भी लिखाई हुई है वो पढ़ लो। उससे पहले फाउंडेशन पढ़ाए हुआ है प्योर हिंदी में, वो पढ़ लो। प्लस यहाँ पे परिभाषाओं को छोड़ दो, समझ लो। परिभाषा यहाँ से थोड़ी पढ़नी है, ये तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं तो खुद समझा रहा हूँ, मैं तो खुद समझा रहा हूँ। चाहे पेज 1 से आ जाओ। कहाँ ऐसा है जहां मैंने हिंदी ना लिखी हो? कोई भी चीज ऐसी है जो मैंने हिंदी में ना समझाई हो? कोई भी ऐसी चीज, हर बात को मैंने हिंदी में साथ में समझाया भी है कि कौन सी चीज क्या है। परिभाषाएं मैंने पहले समझा दिया कि मजबूरी ये है कि जिस भी किताब से आप लाओगे ग्रेजुएशन की परिभाषाएं, अच्छी परिभाषाएं लाएंगे, सारी बुक के स्टैंडर्ड की होंगी। और नवकार से मैं दोबारा पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि नवकार से मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, नवकार से एक बार हो चुका है। अब उसी को दोबारा सेकंड टाइम भी नवकार से करवाऊंगा तो फिर आप क्या सीखोगे? वो चीजें रिपीट हो जाएंगी। तो बेहतर है कि सेकंड टाइम आपको अलग बुक से पढ़ाऊं, अलग बुक से समझाऊं, अलग तरीके से समझाऊं, उन्हीं कंसेप्ट को दूसरे तरीके से समझाऊं। इसलिए मैंने इस बार दूसरी बुक स्टार्ट की, इस बार दूसरी बुक मैंने स्टार्ट की। भाई इस बार अपन कोई अच्छी बुक लेके आते हैं और वो करते हैं। इसमें एक अच्छी बुक है, आप भी चाहे तो उसको फेयर कर सकते हैं। इस बार जो बुक है वो ये है, एन के बाली की है, जो हम CSIR नेट में नॉर्मली यूज करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये पूरी बुक सीक्वेंस एंड सीरीज की है, पूरी बुक। इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक कहलाती है सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए, क्योंकि इसमें बहुत एग्जाम्पल है, बहुत डिटेल है और बहुत अच्छे से थ्योरी लिखी हुई है, साफ सुथरी थ्योरी है, कम गलतियों वाली थ्योरी है। तो हमने ये किया, ठीक है ना। तो ये होता है। इसलिए प्लीज कोई भी चीज जब आप करें तो पहले सुना तो सर कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, हमारी पॉइंट सोचो। ये थोड़ी कि हमें कोई लड़ाई है कि भाई इतना हमारी तो इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, जबकि आपको याद होगा कि हिंदी में पढ़ाना हमारे लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि बोलना तो हमें हिंदी में ही पड़ता है। तो ये लेने इसलिए आने पड़ते हैं क्योंकि किताबें अवेलेबल नहीं है भाई, आजकल किताबें अवेलेबल नहीं है। 12th की किताबें उठा के देखो, मार्केट में हिंदी किताबें है ही नहीं, मार्केट में हिंदी किताबें है ही नहीं। ग्रेजुएशन की किताबें तो खत्म है। ग्रेजुएशन में नवकार, JPH ये एक जैसी है, JPH उठा लो चाहे नवकार उठा लो, ये सारी किताबें एक जैसी आती हैं। और बाकी सारी किताबें हमारे पूरे कलेक्शन के अंदर अगर 2000 किताबें हैं तो उसमें से हिंदी की किताबें को मुश्किल से 5 या 7 है। और 5-7 ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास ही 5-7 है, मार्केट में 5-7 है, पूरे मार्केट में 5-7 है। अच्छी किताबों की बात करो तो ऐसे कॉपियां उठानी तो उठा लो, JPH ले आओ, CBH लिखाओ, नवकार पब्लिकेशन ले आओ, तीनों एक जैसी है, एक दूसरे से बनी हुई किताबें, उसका कोई मतलब नहीं बनता। और ग्रेजुएशन में आपको साफ सुथरी थ्योरी चाहिए, बिना गलती वाली थ्योरी चाहिए। भाई बच्चा गलत पढ़ लेगा तो आगे जाके नंबर कट जाएंगे, नुकसान हो जाएंगे। तो वो नहीं हो, साफ सुथरी थ्योरी आप तक पहुंचे, सही थ्योरी आपके पास पहुंचे। तो जरूरी हो जाता है कि हम उन किताबों के हाथ लगाएं जो स्टैंडर्ड वाली बुक है। हाँ थोड़ी परेशानी होती है, ऑब्वियसली बात कह सकते हो कि थोड़ी परेशानी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी परेशानी आपको है कि इतनी लड़ाई है
कि आप तो पढ़ने के लिए इनकार कर दे कि मैं नेचुरल नंबर नहीं पढ़ूंगा, मुझे तो प्राकृत संख्या चाहिए, यहाँ पे मुझे तो यहाँ प्राकृत चाहिए, फंक्शन नहीं, मुझे तो यहाँ फलन चाहिए, डोमेन नहीं, मुझे तो सिर्फ प्रांत ही चाहिए यहाँ पे, इतनी सख्ताई है तो फिर दिक्कत खड़ी है, फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है ना। तो मजबूरी हमारी भी है कि भाई हमें भी किताबों में से लाना पड़ता है, क्योंकि थ्योरी ना तो हम बना सकते हैं, ना तो थ्योरी हम बना सकते हैं, थ्योरी तो जिन्होंने बनाई है सो बनाई है, हम पढ़ा सकते हैं, हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं। और दोबारा नवकार से ही मैं दोबारा पढ़ाऊं तो फिर सेम लेक्चर दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए थ्योरी अच्छी बुक से आए, नई बुक से आए, ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था। और आप अब इसमें भी शिकायतें कर रहे हो तो वो दिक्कत खड़ी हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो यार, इतनी हिंदी इंग्लिश की लड़ाई नहीं है कि ये नहीं है। और रही बात मैसेज पढ़ने की, तो मैसेज सबके चलते रहते हैं, संभव नहीं होता कि भाई आप सबकी रिप्लाई की जा सके। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, फिर अगली क्लास का टाइम हो जाएगा।